नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तो दोस्तों 50 नंबर प्रश्न तक हमने कर लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में 51 नंबर से आगे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें और दोस्तों में शेयर कीजिए। इसमें हम लोग जितने भी दृष्टि IAS के टेस्ट पेपर्स हैं उनको कर रहे हैं इस सीरीज़ में और उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। 51 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पहला कथन कह रहा है कि वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों से कृषि क्षेत्र पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। कह रहा है वर्ष 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे उसमें कह रहा है कृषि क्षेत्र पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरा कथन कह रहा है कि कृषि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में कमी आई है। ठीक है, तो देखते हैं दोनों कथन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि वर्ष 1991 का आर्थिक सुधार, 1991 में जो है आर्थिक सुधार हुआ था, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया था, जो हमारी जो बंद इकोनॉमी थी उनको खोला गया था और उनमें जो है बाहरी जो निवेश है उनको ओपन किया गया था, उनको बुलाया गया था। तो और जो निवेशक है वो ओपनली जो है मार्केट को अपने नियम खुद तय करने के मौके मिलने लगे थे। ठीक है, तो उसमें जो कृषि में कह रहा है कि कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा था कृषि सुधार में। ठीक है, तो कृषि में सुधार क्या क्या हुआ था वो देख लेते हैं। तो 1991 का आर्थिक सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है और कृषि की समृद्धि दर कम होती जा रही है, क्योंकि इकोनॉमी हमारा बहुत ही खुल चुका था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मिला, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिला, परंतु कृषि में जो है वह उतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं आई। ठीक है, तो पहला कथन इसमें सही है। दूसरे कथन में कहा जा रहा है कि कृषि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में कमी आई। ठीक है, तो कृषि में जो है सार्वजनिक निवेश, जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसमें कमी आई थी। तो दूसरा कथन भी सही है। ठीक है, 1991 के बाद 1991 के बाद सुधार अवधि कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय, विशेषकर आधारिक संरचना अर्थात सिंचाई, बिजली, सड़कें, बाजार संपर्कों और शोध प्रसार आदि पर व्यय में काफ़ी कमी आई। ठीक है, इसके अलावा जो है उर्वरक सहायकी की समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। ठीक है, इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती की गई थी और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो MSP है की समाप्ति कर दी गई थी। न्यूनतम समर्थन मूल्यों की समाप्ति और इन पदार्थों के आयात पर परिणामात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण जो है इस क्षेत्र की नीतियों में कई परिवर्तन हुए। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ा, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी रही। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा था। इससे देश में खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा दिक्कत थी कि उनमें जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम आया। इसके वजह से जो है जो विश्व के कृषि उत्पाद थे वो भी भारत में आने के लिए उनका दरवाज़ा खुल गया। तो भारत में उनकी आवागमन से जो यहाँ की लोकल प्रोडक्शन थी कृषि की उसमें कमी आई। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे 52 नंबर पे। ठीक है, तो एक को प्रश्न का इसका आंसर हो जाएगा एक सही है और सही व्याख्या भी है। ठीक है, दोनों कथन सही हैं और दो जो है एक की सही व्याख्या भी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। 52 नंबर में कह रहा है किसी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे मानव पूंजी का हिस्सा माना जाएगा। तो आप मानव पूंजी किसे कहते हैं, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल, इसको किसको कहेंगे, इसमें कुछ दिया हुआ है। कह रहा है कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या का आकार। तो कार्यशील आयु क्या होता है, जो हमारी एडल्ट जनसंख्या है, ठीक है, 18 से लेकर के कहाँ तक, तो 55 या 60 माना जाता है। ठीक है, 55 या 60 मान सकते हैं, ये कार्यशील जनसंख्या है। इस समय तक ये क्या करते हैं, इकोनॉमी में अपने कार्य करते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कार्यशील जनसंख्या का आकार जो है वह मानव पूंजी का हिस्सा माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो ये माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। ठीक है, मानव संसाधन का ज्ञान, कौशल और क्षमताएँ। ठीक है, तो मानव संसाधन हमारे पास जो जितने भी कैपिटल हैं, कौन, जनसंख्या का कैपिटल है, आयु वर्ग कैपिटल है, मानव पूंजी हैं, उनका ज्ञान होना चाहिए उनको। ठीक है, उनमें स्किल होना चाहिए और एफिशिएंसी होनी चाहिए, कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मानव पूंजी का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, किसी समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव का स्तर,
ठीक है। यदि कोई समाज बहुत ज़्यादा स्किल है लेकिन वो आपस में क्या कर रहा है, टकरा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपको उस स्किल का फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो आपका स्किल जो है वह ऋणात्मक में चला जाएगा। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव आपके इकोनॉमी पे पड़ेगा और मानव पूंजी पे पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपसी विश्वास होना चाहिए और सद्भाव का स्तर भी होना चाहिए समाज में। ठीक है, तो ये भी हमारा मानव पूंजी का हिस्सा होगा। जनसंख्या के पास मौजूद मूर्त संपत्ति, ये हमारा मानव कैपिटल नहीं होता। मूर्त संपत्ति, मूर्त संपत्ति का अर्थ हुआ कि अचल संपत्ति जो आपके पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, और क्या क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उससे जो प्रोडक्ट आते हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे जो ज़मीन है वो लैंड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मशीनें हो गई, तो ये सारी क्या है, आपके पास मूर्त संपत्ति है। तो आपकी जो जनसंख्या है उनके पास ये मूर्त संपत्ति। ठीक है, स्किल कौशल तो होना अनिवार्य है ही, लेकिन स्किल कौशल के साथ क्या होना चाहिए, ये मूर्त संपत्ति कह रहा है कि ये सब भी होना चाहिए। क्या ये सही है? तो आइए देखते हैं। लेकिन इसमें अब ये है कि इसमें से हमको कोई एक ही चुनना है। ठीक है, ऑप्शन हमारे इस तरह से है कि इसमें से एक ही चुनना है। ये सारे तो होंगे लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, मानव पूंजी सारे होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी और ये भी है, मानव पूंजी का ही हिस्सा है ये भी। लेकिन इसमें से कह रहा है कि मानव पूंजी का हिस्सा माना जाएगा। किसको माना जाएगा? तो ज्ञान, कौशल और क्षमता को सबसे पहले माना जाएगा। कि आपके पास बहुत बड़ी जनसंख्या का आकार है लेकिन उसके पास ज्ञान, कौशल और क्षमता नहीं है, तो वो मानव पूंजी में नहीं आएगा। ठीक है, आपके पास आपसी सद्भाव हैं लेकिन उनके पास ज्ञान, कौशल और क्षमता नहीं है, तो वो भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इन सभी का लिंक किससे है? तो ज्ञान, कौशल और क्षमता से है। तो उसका उत्तर जो हो जाएगा वो बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, देखिए हमको आंसर में से सर्वाधिक उपयुक्त चुनना होता है। ठीक है, कोई एक सही या एक गलत यहाँ पे नहीं चुनना है, हमको सर्वाधिक उपयुक्त चुनना है प्रश्न के हिसाब से। तो इसमें जो है बी है वो प्रश्न के हिसाब से सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, और किस तरह से उपयुक्त है, तो यहाँ भी कुछ व्याख्या किए गए, कुछ व्याख्या मैंने भी कर दी है आपको। तो कह रहा है उत्पादन का मानव संसाधन पहलू है, इसे आर्थिक वृद्धि और विकास के महत्वपूर्ण परिचालक के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, नौकरी पर प्रशिक्षण, कार्य अनुभव, स्वास्थ्य और अन्य कारकों तक विस्तृत है, किसी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था में प्रभावी ढंग से योगदान करने की क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है, कुशल और अनुकूलनीय कार्यबल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव पूंजी विकास पर विशेष ध्यान देने वाले देश अक्सर क्या करते हैं, उच्च स्तर की आर्थिक सफलता और प्रतिस्पर्धात्मकता का अनुभव करते हैं। ज्ञान आधारित वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानव पूंजी की अवधारणा को प्रमुखता मिलती है, जैसे स्वचालन और प्रौद्योगिकी उद्योगों को नया आकार दे रहे हैं। मानव पूंजी एक परिसंपत्ति बनी हुई है। उन्नत समस्या समाधान क्षमताओं, रचनात्मकता, अनुकूलन क्षमता वाले श्रमिक ऐसे वातावरण में संवर्धित होने हेतु बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 53 नंबर में। इसमें कह रहा है कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठीक है, ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है, इसमें हमको विचार करना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य कह रहा है कि निर्धनता उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ाना है। यह आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण से शहरी प्रवास को प्रोत्साहित करता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। तो कितने कथन इसमें से सही हैं? तो देखिए, ग्रामीण विकास में सबसे पहली बात तो है इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ाना है, ये तो होगा ही। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण से शहरी प्रवास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ये नहीं होगा। ग्रामीण विकास कह रहा है कि ग्रामीण से शहरी प्रवास को प्रोत्साहित करेगा, तो वो ग्रामीण विकास कैसे करेगा? यदि सभी लोग ग्रामीण से शहर की तरफ यदि मूवमेंट हो जाएगा, शहर की तरफ जो है माइग्रेंट हो जाएंगे, तो ग्रामीण विकास नहीं हो पाएगा ना। गाँव में विकास नहीं है, इसीलिए तो जा रहे हैं। कोई शहर जाते हैं किसके लिए? अपने जीवन यापन चलाने के लिए और रोजगार करने के लिए। और रोजगार यदि गाँव में नहीं है, इसका मतलब गाँव की विकास नहीं हो रही है, तो ये कथन तो गलत हो जा रही है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है, तो ये कथन क्या हो जाएंगे? चौथे कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार लाना है, तो ये कथन भी सही है। जो गरीबी उन्मूलन है ग्रामीण विकास में वो होना चाहिए। तो 3 कथन हमारे इसमें से क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला कथन सही है, रोजगार के अवसर और आय के स्रोत उत्पन्न करना है, ताकि क्या करें, ग्रामीण में जो है ग्रामीण जीवन में निर्धनता को उन्मूलन किया जा सके, समाप्त किया जा सके। दूसरा कथन भी क्या है? सही है, न केवल खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा बल्कि क्या होगा, ग्रामीण परिवारों की आय में भी वृद्धि होगा, कृषि उत्पादकता यदि बढ़ती है तो। ठीक है,
आधुनिक तकनीका और बेहतर बीजों का जो है सतत कृषि पद्धतियों के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देते हैं। ठीक है। आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण से शहरी प्रवास को प्रोत्साहित करना। नीतियों के उद्देश्य अक्सर शहरी केंद्रों में प्रवास की आवश्यकता को कम करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक अवसर उत्पन्न करना है। अत्यधिक ग्रामीण से शहर प्रवास शहरी जनसंख्या पर दबाव डाल सकता है और शहरों में भीड़ भाड़ और बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न कर सकते हैं। तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमने पहले ही गलत करके रखा है। ठीक है। चौथा कथन सही है। तो कितने उत्तर इसमें से सही हैं? तो 3 उत्तर सही हैं। ठीक है। तो 3 उत्तर इसमें क्या है? सही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आई होगी। और बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न पे, 74 नंबर प्रश्न। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप में। ठीक है। बहुत मेहनत से आपके लिए ये उपलब्ध करा पा रहे हैं, तो कृपया आप हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर कह रहा है विचार कीजिए। जैविक खेती संवहनीयता को बढ़ावा देती है, मृदा गुणवत्ता और जैव विविधता की रक्षा करती है। पहला कथन कह रहा है कि जैविक खेती जो है संवहनीयता को बढ़ावा देती है, मृदा गुणवत्ता और जैव विविधता की रक्षा करती है। दूसरा कथन कह रहा है कि जैविक खेती खरपतवार नियंत्रण के प्राकृतिक तरीकों जैसे कि मल्चिंग को प्रोत्साहित करती है। ठीक है। तब इसमें देखते हैं हमारा क्या है। देखिए, जैविक खेती में क्या करते हैं हम लोग? जैविक खेती के में जो है संवहनीयता का मतलब होता है सस्टेनेबिलिटी जो है उनको बढ़ावा देगी, मृदा की जो गुणवत्ता है और जैव विविधता है उसको रक्षा करेगी। जैविक खेती में क्या करते हैं हम लोग? जो रासायनिक उर्वरक है उसका प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, जो है कंपोस्ट खाद जो होती है उसका प्रयोग करते हैं। तो उससे क्या होते हैं कि मृदा की गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि मृदा में जो केंचुए होते हैं वो उनके लिए जैविक खाद तैयार करते हैं। ठीक है। और जो हमारे वेस्ट मटेरियल हैं घरों में, जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे जैविक खाद को तैयार किया जाता है। तो ये संवहनीयता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है। जैव विविधता भी इससे क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि विभिन्न तरह के जो है अपघटक और कीटनाशक उनमें से क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। अपघटक जो है पनपते हैं और वो कीटों को खाते हैं। तो इन्हीं तरह से इस तरह से जैव विविधता की भी क्या होती है? रक्षा होती है। तो पहला कथन तो सही है। दूसरे कथन में कह रहा है कि जैविक खेती खरपतवार नियंत्रण के प्राकृतिक तरीकों जैसे मल्चिंग को प्रोत्साहित करती है। मल्चिंग कहते हैं दोस्तों, जैसे हमने कोई प्लांटिंग की, यहाँ पे प्लांटिंग की, अब ये पौधा बहुत ही कम उम्र का है, बहुत ही नाजुक है अभी, तो इनको धूप बहुत तेज़ है, गर्मी से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? खरपतवार से इनको ढक देते हैं ऐसे करके। ठीक है। यदि इनको हम ढक दिए किसी पत्ते से, किसी ढक दिए, खरपतवार से ढक दिए, तो इनको धूप कम लगेगी और इनके पास जो है वो जो इनकी लाइफ साइकिल है वो बढ़ जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी, इनको सुरक्षा मिलेगा मौसम से, प्रतिकूल प्रभाव, मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से। ठीक है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि यही खरपतवार जो है जब मृदा में मिलेंगे तो वो क्या होंगे? वो जैविक खाद बन करके जो है नियंत्रण करेंगे। ठीक है। तो जैविक खेती खरपतवार जो है नियंत्रण के प्राकृतिक तरीकों जैसे मल्चिंग को प्रोत्साहित करता है। ठीक है। तो इनसे क्या होगा? जैविक खाद बन जाएंगे तो मृदा की क्वालिटी भी बढ़ेगी। तो ये कथन सही है, पर इसकी ये व्याख्या नहीं करती है ना। ये दोनों अलग अलग कथन हैं, दोनों कथन आपस में, दोनों कथन अलग अलग सही हैं पर आपस में व्याख्या नहीं है दूसरी कथन पहली का। ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। देख लेते हैं जरा हम लोग। कह रहे हैं समग्र दृष्टिकोण है जो संवहनीयता, पर्यावरण प्रबंधन और जैविक खाद एवं उर्वरकों पर निर्भरता के बिना फसलों तथा पशुधन के उत्पादन के लिए प्राकृतिक तरीकों के उपयोग पर बल देती है। ठीक है। जैविक कृषि में प्राथमिक लक्ष्य प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के साथ सामंजस्य स्थापित करके कार्य करना, प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता को संरक्षित करना है। जैविक कृषि का एक प्रमुख सिद्धांत मृदा स्वास्थ्य है। जैविक किसान मृदा की उर्वरता और संरचना को बढ़ाने, दीर्घकालीन स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए खाद, पशु खाद, फसल चक्र का उपयोग करते हैं। वे कृत्रिम उर्वरकों, कीटनाशकों से बचते हैं। इसके बजाय कीटों के प्रबंधन के लिए नीम आधारित कीटनाशकों तथा लाभकारी कीटों के प्राकृतिक विकल्पों पर भरोसा करते हैं। ठीक है। जैविक कीटों संवहनीयता को बढ़ावा देती है, मृदा गुणवत्ता और जैव विविधता की रक्षा करती है, क्योंकि यह जैविक नियंत्रण और प्राकृतिक कीटनाशकों जैसे कि प्राकृतिक कीट नियंत्रक तरीकों का उपयोग करती है। यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित करता है तथा प्राकृतिक तरीकों पर निर्भर करता है एवं परिणाम स्वरूप खरपतवार नियंत्रण के प्राकृतिक तरीकों जैसे मल्चिंग को प्रोत्साहित करता है। अतः कथन एक क्या है हमारा? सही है। 2 भी सही है। ठीक है।
तो आते हैं अब 55 नंबर पे। इसमें कहा जा रहा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत के सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसर देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कथन सही है, पहला कथन जो है 55 का सही है। 1991 में जो हमारा आर्थिक सुधार शुरू हुआ उसके बाद जो है सेवा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रोजगार के अवसर देखे जा रहे हैं। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा लाभ का उपयोग करते हैं, तो ये कथन भी क्या है, सही है। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र होता है जो फॉर्मल सेक्टर, जैसे कि किसी कंपनी में काम करते हैं तो वह सुरक्षा लाभ, जो सामाजिक सुरक्षा लाभ है, जैसे कि जीवन बीमा है, स्वास्थ्य लाभ है, तो इन सब का वो लाभ ले सकते हैं। ठीक है, 56 नंबर में बात करते हैं। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक बुनियादी ढांचा उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, सही है। सामाजिक बुनियादी ढांचा का ढांचा जो है वह उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है। जो हमारी सामाजिक बुनियादी ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारे प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, भौतिक अवसंरचना जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वह जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो हमारे घर हैं, जो हमारी लैंड्स हैं, भूमि है, जो मॉल्स बनती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनती है, सड़कें बनती है, रोड्स बनती है, अस्पताल बनती है, ये क्या करते हैं, हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। ठीक है, तो सामाजिक बुनियादी ढांचा से तात्पर्य क्या है कि जैसे कि किसी समाज के उत्थान, विकास और जीवन की गुणवत्ता का समर्थन ये होता है। ठीक है, और सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है, जैसे स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, शैक्षिक संस्थान, आवास, परिवहन प्रणाली, उद्यान और सांस्कृतिक केंद्र, ये सब क्या है, सामाजिक ढांचा है। ठीक है, तो भौतिक बुनियादी ढांचे मूर्त और आवश्यक परिसंपत्तियां शामिल होती है, जैसे जो किसी क्षेत्र या राष्ट्र के कामकाज तथा आर्थिक विकास का समर्थन होती है, जैसे सड़क, पुल, रेलवे, विमानपत्तन और पत्तन जैसे परिवहन नेटवर्क शामिल है। माल और लोगों की आवाजाही के लिए दूरसंचार और इंटरनेट, इसकी संरचना जो संचार अवसंरचना में आती है। संयोजकता आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो किसी देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचा भौतिक और सामाजिक दोनों आवश्यक हैं। एक सहायता प्रणाली के रूप में यह उत्पादन के कारकों की उत्पादकता बढ़ाकर और गुणवत्ता में सुधार करके सभी आर्थिक गतिविधियों को सीधे क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, 57 नंबर पे बात करते हैं। कह रहा है कि इसमें कि द सेमिनल आवर कॉमन फ्यूचर संबंध है, किससे संबंधित है, तो ये सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, कॉमन फ्यूचर किससे संबंधित है, तो सतत विकास से संबंधित है। 58 की बात करते, कह रहे चीन और भारत के तुलनात्मक विकास अनुभव के संदर्भ में। ठीक है, चीन और भारत के तुलनात्मक विकास के अनुभव के संदर्भ में कह रहा बात कीजिए। तो चीन ने कृषि से विनिर्माण और फिर सेवाओं की ओर क्रमिक परिवर्तन के पारंपरिक विकास प्रारूप का पालन किया है। तो कह रहे चीन ने कृषि से विनिर्माण और फिर सेवाओं की ओर क्रमिक परिवर्तन के पारंपरिक विकास प्रारूप का पालन किया है, तो ये कथन क्या हो जाएगी, ठीक है, तो 58 पे तो पहला कथन क्या हो जाएगी, सही है। ठीक है, चीन ने अपनी पहल पर संरचनात्मक सुधार किए जबकि उन्हें भारत में इन्हें लागू किया गया। कह रहे चीन जो है अपनी पहल पर जो भी उन्होंने उस पर संरचनात्मक स्ट्रक्चरल क्या किया, रिफॉर्म किए, जबकि उन्हें भारत में इन्हें क्या किया, लागू किया। ठीक है, तो ये कथन भी क्या है, सही है। चीन के औद्योगिक क्षेत्र ने उच्च विकास दर को बनाए रखा है जबकि भारत में ऐसा नहीं है, ये कथन भी सही है। कि चीन और भारत के तुलनात्मक रूप देखें तो विकास का प्रारूप देखें तो चीन ने वास्तव में क्या किया, पारंपरिक विकास प्रारूप का पालन किया है, जो कृषि से विनिर्माण और फिर सेवाओं में क्रमिक परिवर्तन की विशेषता है। पहले उन्होंने कृषि को क्या किया, सुधार किया, फिर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आए, मैन्युफैक्चरिंग पे आए, उसके बाद यह परिवर्तन जो है वह विगत कुछ दशकों में चीन के तीव्र आर्थिक वृद्धि का एक प्रमुख परिचालक रहा है। इसके विपरीत भारत का विकास प्रारूप कुछ अलग है। जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि में संलग्न है और विनिर्माण तथा सेवाओं में संक्रमण क्या है, धीमा है। भारत का परिवर्तन प्रत्यक्ष तौर पर कृषि से सेवा क्षेत्र की ओर हुआ है, अतः कथन क्या है, सही है। ठीक है, संरचनात्मक सुधार में क्या है, चीन जो है विशेष रूप से 1970 के दशक के बाद जो है जो 1970 के दशक के अंत में मतलब डेन जियांगोपिंग
की नीतियों के साथ संरचनात्मक सुधारों की ओर जो है शुरुआत करता है, और वह बाजार शक्तियों और विदेशी निवेशकों के लिए खोल देता है चीन का बाजार। ठीक है, ये सुधार सक्रिय और स्वप्रेरित थे। इसके विपरीत भारत ने 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा और भुगतान संतुलन संकट जैसे बाह्य कारकों के दबाव में उदारीकरण तथा वैश्वीकरण सहित आर्थिक सुधार शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। औद्योगिक क्षेत्र के वृद्धि। चीन के औद्योगिक क्षेत्र ने वास्तव में उच्च विकास दर कायम रखा है, जो इसकी विनिर्माण क्षमता और निर्यातोन्मुख दृष्टिकोण से प्रेरित है। चीन एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बन गया। ठीक है, तो तीसरा कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीनों कथन इसमें सही है। 59 नंबर पे देखते हैं, कह रहा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चुनाव में संचालन को विनियमित करता है। ठीक है, यह चुनाव के संचालन को विनियमित करता है। यह चुनाव के संचालन को विनियमित करता है, तो पहला कथन क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है, यह एक उम्मीदवार को कम से कम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देते हैं। कम से कम 2 नहीं, कम से कम 1। तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसके तहत उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देना एक भ्रष्ट आचरण है। अगर उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी देना एक भ्रष्ट आचरण है। ठीक है, तो अधिनियम की धारा 1, 2, 3 कह रहा है कि भ्रष्ट प्रथाओं को परिभाषित करती है, जिसमें एक उम्मीदवार चुनाव में अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए रिश्वतखोरी, चुनावी प्रभाव, गलत जानकारी और धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा को भावनाओं को बढ़ावा देना या बढ़ावा देने का प्रयास करना क्या है? शामिल है। ठीक है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये भ्रष्ट आचरण में नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि चुनावी उम्मीदवार की अर्हता के बारे में गलत जानकारी प्रदान करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भ्रष्ट आचरण क्या है? नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किसी उम्मीदवार को मत नहीं देता है, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा मानना है कि भारत में जितने भी उम्मीदवार हैं उनको सब उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मत नहीं मिलते हैं, इसीलिए वो भ्रष्ट आचरण नहीं होगा। 60 नंबर पे देखते हैं। 60 कह रहा है कि सीलबंद कवर न्यायशास्त्र विधिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सीमित कर सकता है। ठीक है, कह रहा है सीलबंद कवर न्यायशास्त्र जो है विधिक प्रक्रिया में पारदर्शिता उत्तरदायित्व को सीमित कर सकता है, तो ये कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 सीलबंद कवर न्यायशास्त्र को विचार को परिभाषित करता है, तो ये कथन गलत है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अभी जो है अडानी हिंडनबर्ग मामले के से संबंधित सरकार के सीलबंद कवर सुझाव को क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। और यह सर्वोच्च न्यायालय और कभी कभी अधिकरणों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक प्रथा है, जिसके तहत सरकारी एजेंसियों से सीलबंद लिफाफों या कवर में जानकारी मांगी जाती है। यह स्वीकार किया जाता है कि केवल पदासीन न्यायाधीश ही इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं, यद्यपि कोई विशिष्ट कानून सीलबंद कवर के सिद्धांत को परिभाषित नहीं करता है। ठीक है, कोई भी कानून में सीलबंद कवर को परिभाषित नहीं किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आदेश 13 के नियम 7 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 1, 2, 3 का उपयोग करने की शक्ति क्या करता है? प्रदान करता है। इसलिए दूसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सीलबंद संबंधी मुद्दे के तहत इससे पारदर्शिता में कमी आ सकती है, विविध जहाँ जो पहुँच है उससे दिक्कत हो सकती है, न्यायशास्त्र का उपयोग एक असमान स्थितियाँ उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक है, जवाब देने की सीमित अवसर, तो ये क्या हो जाएगा? मतलब अब मान लीजिए विपक्षी है कोई, जो है सरकार जो है उसमें सीलबंद में जान दे रही है, कुछ जानकारी कोर्ट को उपलब्ध करा रही है, तो क्या कर सकता है? जो विपक्षी है वो उस पर जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं कि सरकार ने सीलबंद लिफाफे में क्या दिया। ठीक है, 61 की बात करते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है कि इसमें कि संविधान ने आयोग के सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट की है। सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। ठीक है, तो पहला में क्या कह रहा है कि संविधान ने आयोग के सदस्यों की संख्या निर्दिष्ट की है, तो ये कथन क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है ना, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST जो है अनुच्छेद 338A के तहत जो है संवैधानिक निकाय है, और जो भारत में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए काम करता है।
इसका उद्देश्य क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय को भेदभाव और शोषण से क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना, और अनुसूचित जाति या जनजाति के उत्थान के लिए सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, यह एक क्या है, संवैधानिक संस्था है, और इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। ऐसा संविधान में क्या है, वर्णित है, अनुच्छेद 338A में वर्णित है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। तो सदस्यों की जो नियुक्ति की जाएगी वो किसके, तो राष्ट्रपति द्वारा मुहर सहित, ठीक है, और उसके हस्ताक्षर द्वारा की जाएगी। तो ये कथन भी सही है। तीसरा में कह रहा है कि सेवा की शर्तें और पद का कार्यकाल संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो सेवा की शर्तें होगी और पद का जो कार्यकाल होगा वह किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तो संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो तीसरे कथन भी सही होने चाहिए। तीसरा कथन गलत है। सेवा की शर्तें और कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, संसद द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। ठीक है। चौथा हम कह रहे हैं कि इसे सिविल न्यायालय की शक्ति प्रदान है। तो ये कथन सही है। तो 3 कथन इसमें से सही होंगे। अब जरा हम 62 की बात करते हैं। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करते हैं। पहला कथन कह रहा है कि इसका उद्देश्य भारत की उत्तरी सीमा पर चिन्हित मध्यवर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, तो इसका जो है उद्देश्य है भारत के उत्तरी सीमा पर चिन्हित सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेस का यह प्रोग्राम है। और दूसरा कथन कह रहा है कि यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना है। नहीं, केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, केंद्रीय छत्रक योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के साथ साथ केंद्र प्रायोजित भी है। तो इसका दोनों घटक हैं इसमें। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कौन सी मंत्रालय है इसमें, ठीक है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष की सीमावर्ती गांव के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए की जाएगी। तो आते हैं 63 पे। में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। लीबिया, सूडान, जॉर्डन, चाड, इजराइल, सऊदी अरब। तो उपयुक्त में से कितने देश कह रहा है मिस्र के साथ स्थल सीमा साझा करता है। तो मिस्र के साथ कह रहा है स्थल सीमा साझा करता है कितने देश, तो देखिए सूडान करता है, ठीक है, इजराइल, ठीक है, तो क्या क्या कौन कौन करेगा, तो सूडान करेगा, इजराइल करता है, ठीक है, लीबिया भी करता है, और गाजा स्ट्रिप करता है। ठीक है, तो वो नहीं दिया है, तो केवल इसमें कितने हो जाएंगे, 3 कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, केवल 3 हो जाएगा इसमें सही, लीबिया, इजराइल और सूडान करते हैं। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ मैप में देख सकते हैं कि ये इजिप्ट है, ठीक है, ये हो गया सऊदी अरब, ये जॉर्डन, ये इजराइल, ठीक है, ठीक है, और ये हो गया मिस्र, ये मिस्र है। तो इसके साथ जो है इजराइल सीमा साझा कर रहा है, ठीक है, जॉर्डन जो है यहाँ पे नहीं कर रहा है, ये सऊदी अरब भी नहीं कर रहा है, ठीक है, यहाँ लीबिया है, तो ये लीबिया कर रहा है, यहाँ सूडान है, तो ये सूडान कर रहा है, ठीक है, सूडान में उत्तरी सूडान जिसको कहते हैं नॉर्थ सूडान है ये ऊपर में, ठीक है। तो समुद्री साझा सीमा किस किस से साझा करता है, तो ये सऊदी अरबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, ठीक है, मिस्र, साइप्रस, यूनान, जॉर्डन, सऊदी अरबिया और तुर्की के साथ करता है। ठीक, आते हैं 64 नंबर में। तो 64 नंबर पर आते हैं दोस्तों। तो कह रहा है 64 में कि सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस जल बंटवारे समझौते की मध्यस्थता विश्व बैंक द्वारा की गई थी। ठीक है, कह रहा भारत और पाकिस्तान के बीच जो सिंधु जल समझौता हुआ है वो उसकी जो मध्यस्थता है वह किसने की थी, तो वर्ल्ड बैंक ने की थी। ठीक है,
दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम पर नियंत्रण मिल गया है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए तो कर सकता है लेकिन विद्युत उत्पादन के लिए नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहला कथन तो सही है दोस्तों कि इसकी मध्यस्थता जो है 1960 में जो जल समझौता हुआ था, सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया था भारत और पाकिस्तान ने, तो उसकी मध्यस्थता किसने की थी? तो वर्ल्ड बैंक ने की थी। ये कथन तो सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है कि पाकिस्तान को 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम पर नियंत्रण मिल गया था, तो इनके पानी के इस्तेमाल पर नियंत्रण मिल गया था। तो ये कथन भी सही है कि सिंधु नदी, ठीक है, और उसकी 5 जो सहायक नदियां हैं जैसे सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब के जल के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच क्या है सहयोग और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक तंत्र सिस्टम जो है बनाया गया था। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो 6 नदियाँ का जल हुआ था उनके बीच जो है साझा कैसे किया जाएगा, इन पर समझौता हुआ था। ठीक है, तो इसने में जो है 3 नदी जो है वह सिंधु, चिनाब और झेलम, उनको भारत द्वारा जो है कुछ गैर उपभोगात्मक जैसे कृषि और घरेलू उपयोग को छोड़कर अप्रतिबंधित उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित कर दिया गया था कि बाकी उपयोग जो है पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन भारत जो है उसमें कृषि और घरेलू उपयोग करेगा। ठीक है, और जो पूर्वी नदियां है उसमें रावी, ब्यास और सतलज है, उसके जल को अप्रतिबंधित उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया था। भारत रावी, ब्यास और सतलज के जल का उपयोग जो है वो करेगा पूर्ण रूप से, उस पर कंट्रोल किसका होगा? तो भारत का होगा। ठीक है, तो दूसरा कथन क्या है? सही है। तो जो 6 नदियाँ हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, तो उनमें से 3 नदी का कंट्रोल किसके पास था? तो पाकिस्तान के पास, और 3 नदी का कंट्रोल भारत के पास। ठीक है, तीनों नदियों में जो पाकिस्तान के पास नियंत्रण में है उस पर जो है भारत जो है सिंचाई का उपयोग कर सकता है और घरेलू उपयोग कर सकता है। ठीक है, डैम वगैरह सब नहीं बना सकते हैं, पर बाकी चीज़ें हम कर सकते हैं, सिंचाई में उपयोग में कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग सिंचाई के लिए तो कर सकता है लेकिन विद्युत उत्पादन के लिए नहीं। पश्चिमी नदी नहीं, ये पूर्वी नदी है ना, ये गलत हो जाएगा। भारत जो है पूर्वी नदियों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो भारत पश्चिमी नदियों के जल का उपयोग घरेलू गैर उपयोग जरूरतों जैसे भंडारण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए कर सकता है। पश्चिमी पे पूर्ण रूपेण से अधिकार है हमारा, और जो पूर्वी नदियां हैं उन पर जो है केवल सिंचाई कर सकती है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जबकि शेष 20% जल भारत के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया। जल बंटवारे में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक अस्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने हेतु मध्यस्थता की व्यवस्था थी। ठीक है, अब आते हैं 65 नंबर पे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दशकों से नागरिक संघर्ष और भोजन की कमी से पीड़ित है तथा हाल ही में अपने अत्यंत भीषण भूकंप के कारण जन समाचारों में था। तो अभी जो भीषण भूकंप आया था वो किसमें था? तुर्की, सीरिया, मोरक्को, सोमालिया। तो तुर्की में जो है अभी काफ़ी ज़्यादा भीषण भूकंप आया था। ठीक है, सीरिया और मोरक्को इसमें भी आया था, लेकिन कह रहा है कि इसमें हाल ही में अपने अत्यंत भीषण भूकंप के कारण जन समाचारों में था और नागरिक संघर्ष और भोजन की कमी के से पीड़ित है ये देश। ठीक है, तो ये तुर्की नहीं होगा, तुर्की में ऐसा कोई नागरिक संघर्ष और भूखमरी नहीं चल रही है, ये सीरिया में चल रही है। ठीक है, सीरिया में बहुत ही ज़्यादा नागरिक संघर्ष और भूखमरी चल रही है, और वहाँ जो है भूकंप भी काफ़ी ज़्यादा आया, तो सीरिया इसका उत्तर हो जाएगा। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में क्या है, रिक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद कई झटके आए जिसने दोनों देशों को क्या किया, बहुत तबाही मचाई। ठीक है, भारत ने कौन सा ऑपरेशन दोस्त के तहत सीरिया में चिकित्सा आपूर्ति के साथ एक परिवहन विमान भी भेजा। सीरियाई गृह युद्ध, सीरिया में चल रहे एक बहुपक्षीय गृह युद्ध है जो सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के नेतृत्व वाले सीरियाई अरब गणराज्य तथा विभिन्न घरेलू एवं विदेशी शक्तियों के बीच लड़ा गया है, जो अलग अलग संयोजनों में सरकार और एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देते हैं। ठीक है, इस संघर्ष में जो है 5 लाख लोग मारे गए, शहर तबाह हो गया तथा भारी मात्रा में लोगों का एक दूसरे में पलायन हुआ। मतलब इधर सीरिया से तुर्की सीरिया में क्या हुआ, एक दूसरे शहर से भी जो है क्या हुआ, पलायन हुआ। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी ने इस गृह युद्ध को प्रभावित किया और लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं को नष्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ वहाँ की दिक्कतें हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा सीरिया। सीरिया में क्या हुआ था? सीरिया तुर्की में आया था भारी भूकंप। ठीक है, अब आते 66 नंबर पे, कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। तो 66 में कह रहा है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। खनन एवं उत्खनन, पशुपालन, विनिर्माण, चीनी उत्पादन, संरचनात्मक अभिकल्पना, अभियांत्रिकी। ठीक है, कह रहा है कितनी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा क्या होता है? तो जो उत्पादन संबंधी चीज़ें हैं वो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो इसमें से कह रहा है कितनी हैं जो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन है वो कृषि से संबंधित उत्पादन होता है। तो जैसे देखिए कि इसमें खनन एवं उत्खनन नहीं है, ये क्या है? द्वितीयक क्षेत्रक हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये विनिर्माण से संबंधित है और तृतीयक भी, इसमें कुछ जो है सेवा संबंधित भी है, तो तृतीयक क्षेत्र भी हो सकती है। तो पहला तो नहीं होगा। ठीक है, विनिर्माण ये तो नहीं होगा, उद्योग क्षेत्र से संबंधित है ये, और ये आती है द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आती है और विनिर्माण जो है द्वितीयक क्षेत्र में आती है। और संरचनात्मक अभिकल्पना, अभियांत्रिकी, तो ये इंजीनियरिंग से संबंधित है, ये भी विनिर्माण है या फिर सेवा क्षेत्र है, तो दोनों हो गया। तो चीनी का उत्पादन जो है वह तृतीयक क्षेत्र में होती है, ये कृषि से संबंधित है। और पशुपालन भी कृषि से संबंधित है, तो ये 2 है। तो कितने उत्तर हो जाएंगे इसके? 2 हो जाएंगे, यानी कि केवल 2A इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष उपयोग करके गतिविधियां कार्यान्वित की जाती है। कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी आदि इस क्षेत्र का कुछ उदाहरण हैं। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, चीनी उत्पादन नहीं होगा, खनन हो जाएगा, है ना। खनन जो है वह कृषि उत्पादन का हिस्सा होगा, चीनी नहीं होगा। चीनी इसलिए नहीं क्योंकि गन्ना उत्पादन तो करता है किसान, लेकिन गन्ना का फिर प्रोसेस करके जो है उससे चीनी बनाया जाता है, तो ये उद्योग क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, गन्ना से चीनी बनाया जाता है, तो ये उद्योग क्षेत्र से संबंधित हो जाता है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और 1 और 2 हो जाएगा, खनन एवं उत्खनन और पशुपालन। ठीक है, इसमें वे उद्योग शामिल होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित प्राकृतिक सामग्रियों से उत्पाद तैयार किए जाते हैं। औद्योगिक उत्पादन, सूती वस्त्र, गन्ना उत्पादन आदि गतिविधियाँ इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसलिए यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो कच्चे माल का उत्पादन करने के बजाय वस्तुओं का क्या करता है? विनिर्माण करता है। तो विनिर्माण क्षेत्र में जैसे बर्तन बनाने वाली छोटी कार्यशालाएँ, शिल्पकार, वस्त्र बनाने वाली मिलें, इस्पात, रसायन, प्लास्टिक, कार बनाने वाले कारखाने, खाद्य उत्पादन जैसे शराब बनाने वाले संयंत्र और खाद्य प्रसंस्करण, तेल परिशोधनशाला, ये सब आ जाए। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इसमें जो सेवा संबंधित होती है, जैसे गतिविधियां जो प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र के विकास में क्या करती है? मदद करती है, उसको आप तृतीयक क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं? शामिल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ट्रकों या ट्रेनों द्वारा परिवहन किया जाता है, सामान, बैंकिंग, बीमा, वित्त आदि, ये सब क्षेत्र किसमें आता है? तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, जिसमें किसी भी मूल्य का, उत्पाद का मूल्यवर्धन किया जाता है, वैल्यू ऐड किया जाता है। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र के सामान का क्या किया जाता है? वैल्यू ऐड किया जाता है उसमें। संरचनात्मक अभिकल्पना, अभियांत्रिकी तृतीयक क्षेत्र का ही क्या है? एक हिस्सा है। चलते हैं अब 67 नंबर पे। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रच्छन्न बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होता है जो, इसको हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, कि यदि मान लीजिए कहीं पर एक लेबर का काम है, एक मजदूर किसी काम को कर सकता है, लेकिन वहीं पर हम लोग 4 या 5 मजदूर लगा करके काम कर रहे हैं और उसको काउंट नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कृषि से संबंधित जो भारत में चीज़ें होती है, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है कि मान लो परिवार का एक सदस्य खेती करता है, लेकिन परिवार के पूरे सदस्य उसमें क्या करते हैं? जुटे रहते हैं सालों साल तक। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का ही क्या है? एक भाग है। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसमें क्या क्या दिया हुआ है। कह रहे जब कार्य के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन 8 लोग लगे होते हैं, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ये सही है, बाकी भी देख लेते हैं। कह रहे जब उच्च शिक्षित युवा कम वेतन वाली नौकरियों में लगे होते, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी नहीं कहेंगे। ठीक है, जब उच्च मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ये संरचनात्मक जो है बेरोजगारी हो सकता है कि आपके पास जो है योग्यता ज़्यादा है लेकिन आपके योग्यता के अनुकूल कार्य नहीं है, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में नहीं आएगा। जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे विघटनकारी तकनीक अकुशल और अर्धकुशल लोगों को बेरोजगार बना देती है, तो ये भी नहीं होगा। जब वर्ष के कुछ महीनों को लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है, तो ये मौसमी बेरोजगारी होती है, जब कुछ दिनों तक आपके पास रोजगार नहीं हो। तो उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी परिघटना है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्र में पाया जाता है। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? तो यह बेरोजगारी वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान होती है। भारत में खेती और मजदूरों के पास
वर्ष भर शायद ही कभी क्या होता है, काम मिल सकता है। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? यह बेरोजगारी एक श्रेणी है जो बाजार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल से उत्पन्न होती है। मतलब कि आपके पास जो योग्यता है, स्किल है, उसके अनुकूल आपके पास कार्य नहीं है, ठीक है। या फिर जो आपके पास कौशल है उस कौशल के अनुकूल जो है कार्य नहीं होता है। कि मान लीजिए कि किसी कार्य को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उच्च कौशल की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पे उच्च कौशल उपलब्ध नहीं है मजदूरों में, तो उसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे भारत में कई लोगों को अपेक्षित कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिल पाती है। शिक्षा का स्तर खराब होने के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आंशिक बेरोजगारी क्या है? आंशिक बेरोजगारी जिसे घर्षण बेरोजगारी भी कहा जाता है, नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है। कि कोई व्यक्ति कई नौकरियों की तलाश कर रहा होता है या नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है, और इसके बीच में जो उसको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है उसको हम लोग आंशिक बेरोजगारी के रूप में देखते हैं, ठीक है। इसे अवसर स्वैच्छिक बेरोजगारी माना जाता है, क्योंकि यह नौकरियों की कमी के कारण नहीं होता है, बल्कि वास्तव में श्रमिक बेहतर अवसरों की तलाश में स्वयं ही अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं, ठीक है। 68 नंबर पे आते हैं। कह रहा है भारत में निर्धनता आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन NSSO, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रतिदर सर्वेक्षण आयोजित करके समय समय पर गरीबी रेखा का आकलन लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाता है। NSSO जो है अब जो क्या करती है, समय समय पे जो है क्या करती है, अपने सर्वे द्वारा जो है गरीबी रेखा में कौन है कौन नहीं है, जैसे BPL और APL का निर्धारण करती है, ठीक है। दूसरा हम कह रहे हैं तेंदुलकर समिति के अनुसार एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो यह कथन भी क्या है? सही है। तो तेंदुलकर समिति 2009 में आया था और निर्धनता मापने के तरीके के में कई परिवर्तनों का क्या क्या सुझाव दिया था कि निर्धनता मापने का जो तरीका है, जो मेथड है, उनको बदला जाए, ठीक है। इसका आकलन लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह जो है 1993 के अनुसार लगाया गया था। इसमें निर्धनता का आकलन करते समय जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय को भी शामिल करने की सिफारिश की गई थी। इसमें जैसे कि भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य पर गरीबी रेखा के निकट प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी उपभोग व्यय की पर्याप्तता की जांच करके क्रमशः पोषण और शैक्षिक और स्वास्थ्य परिणामों के अनुरूप मानक व्यय के साथ तुलना करके गरीबी रेखा को मानक किया गया। मासिक घरेलू खपत के बजाय उपभोग व्यय को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत में विभाजित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन 32 रुपये और 26 रुपये का आंकड़ा प्राप्त हुआ। वर्ष 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 816 रुपये और शहरी क्षेत्रों में कितना, तो 1000 रुपये का आकलन किया गया था, ठीक है। इसके बाद रंगराजन समिति 2014 में आया था। उन्होंने बताया था कि तेंदुलकर समिति के दृष्टिकोण की व्यापक आलोचना के साथ साथ बदलते समय और भारत लोगों की आकांक्षाओं के कारण वर्ष 2012 में रंगराजन समिति का गठन किया गया था। उन्होंने ग्रामीण व्यय क्षेत्रों में 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये को अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा के रूप में अनुशंसित किया गया है। रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है, ठीक है। तो ये 816 रुपये को 972 रुपये और 1000 रुपये को 1407 रुपये जो है माना था कि यदि मासिक आय इससे कम है तो वो गरीबी रेखा के नीचे होगा। तो अभी जो है रंगराजन समिति पे कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है, जो 2014 में आया था, और तेंदुलकर समिति को अभी मान रही है सरकार, ठीक है। 69 में देखते हैं। तो कह रहा है कि वर्तमान परिदृश्य में भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, ठीक है। तो ये कथन क्या है? सही है। भारत जो है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। भारत के पास भंडारण मानदंडों से अधिक खाद्यान्न का बफर स्टॉक है। तो ये कथन भी क्या है? सही है। भारत के पास जो है जितनी मानदंड होनी चाहिए भंडारण करने के लिए उससे ज़्यादा है। तो ये कथन भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका दोनों कथन सही है। बफर स्टॉक जो है भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न अर्थात गेहूं और चावल का भंडार है। FCI उन राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल क्या करता है? खरीदता है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। तो जहां अधिशेष का मतलब हुआ जहां अत्यधिक उत्पादन हो रहा है और उस राज्य के खपत से अधिक उत्पादन हो रहा है, तो वहां से वो क्या करती है? FCI अनाज खरीदती है, ठीक है। और किस मूल्य पर खरीदती है? तो MSP मूल्य पर खरीदती है, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होना चाहिए उस पर खरीदती है, ठीक है। और ये इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने और किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा हर वर्ष बुआई के मौसम से पहले ही MSP क्या कर दिया जाता है?
घोषित कर दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए अभी यदि धान की बुआई होगी तो धान की एमएसपी घोषित कर दी जाएगी कि धान हम इतने रुपये में खरीदेंगे। ठीक है। 70 नंबर देखते हैं, कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के बाद से रोजगार सृजन में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई है। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र था, तो कह रहा है स्वतंत्रता के बाद रोजगार सृजन में जो है तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई, तो ये कथन गलत हो जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा जो रोजगार दे रही है वो तृतीयक क्षेत्र ही दे रही है, तो पहला कथन गलत हो जा रहा है हमारा। ठीक है, दूसरे कथन की बात करते हैं, तो दूसरा कथन कह रहा है 1960 के दशक की हरित क्रांति के बाद से सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है। ठीक है, तो जीडीपी उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक नहीं रही है, हाँ कुछ हद तक रही है जीडीपी उत्पादन में प्राथमिक क्षेत्र की, लेकिन सर्वाधिक नहीं रही। सर्वाधिक जो है वह सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी रही है, यानी कि सेवा क्षेत्र का कहने का मतलब है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वह सर्वाधिक रही है, इसीलिए यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दूसरा कथन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, तीसरा कथन देख लेते हैं हम लोग। वर्ष 1991 के वित्तीय संकट के बाद रोजगार सृजन में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार कम हुई है, ये कथन भी गलत है। विनिर्माण उद्योग में हिस्सेदारी कम नहीं हुई है, एक स्टेबल पोजीशन पे आई जरूर है। ठीक है, लेकिन उद्योग बढ़ा है, जब हमारी अर्थव्यवस्था खुली है तो उद्योग बढ़ा है, तो उसमें जो है रोजगार सृजन में जो है उसकी क्षमता बढ़ी है, न कि कम हुई है। तो ये कथन भी गलत हो जा रहा है। तो कौन से कथन सही है, तो कोई भी कथन इसमें से सही नहीं है। ठीक है, जरा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है कि 1973-74 और वर्ष 2013-14 के बीच जो है वह 40 वर्षों में, जबकि सभी 3 क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, सभी 3 क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, 73-74 से लेकर के किसमें 13-14 तक यह वृद्धि जो है सबसे अधिक तृतीयक क्षेत्र में हुई है, यानी कि सेवा क्षेत्र में ही हुई है। ठीक है, 13-14 में तृतीयक क्षेत्र में भारत में प्राथमिक क्षेत्र का स्थान लेते हुए सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन तो गलत ही हो जाएगा। भारत के बारे में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यहाँ सकल घरेलू उत्पाद में 3 क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन आया है, वहीं रोजगार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सकल घरेलू उत्पाद में योगदान में गिरावट के बावजूद प्राथमिक क्षेत्र अब भी सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होगा कृषि। कृषि अभी भी जो है सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है, क्योंकि इसमें प्रचंड बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, तो जैसे इस ग्राफ में देख लीजिए, तीसरे ग्राफ में तो क्या पता चलता है कि इसमें तृतीयक क्षेत्र का देख लीजिए एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो ये टर्शियरी सेक्टर है, ये तृतीयक क्षेत्र है। तो 77-78 में जहाँ 18% था, 17-18 में जाकर के 31% हो जाती है। तो तृतीयक क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ठीक है, 71% था पहले कृषि क्षेत्र में, प्राइमरी सेक्टर में, लेकिन अभी भी वो कितना है, 44% है। इसका मतलब है कि कृषि में अभी भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट सृजित की जा रही है, रोजगार सृजित की जा रही है। ठीक है, और विनिर्माण क्षेत्र में जो है वह 11 से 25% पे आया है, तो इसमें भी वृद्धि हुई है। तो प्रत्येक क्षेत्र में वृद्धि जरूर हुई है, सेवा प्राथमिक क्षेत्र में घटी जरूर है, लेकिन अभी भी वो क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है ना, तो इसलिए तीसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 71 की बात करते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक संदर्भ में अवसर लागत की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, तो पहला कथन कह रहा है कि किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन की वास्तविक लागत, किसी आर्थिक निर्णय की वित्तीय लागत, चुनाव करते समय वांछनीय विकल्प की मात्रा के मूल्य को छोड़ दिया जाता है, किसी व्यावसायिक उद्यम में किया गया कुल व्यय। ठीक है, तो देखिए अवसर लागत क्या होता है। अवसर लागत ये होता है कि जैसे मान लीजिए सर्वोत्तम स्थानापन्न के मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है अवसर लागत। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, किसी अन्य स्थानापन्न के बजाय एक विकल्प की ओर संसाधनों जैसे समय, धन या प्रयास को आवंटित करने का निर्णय लेते समय छोड़ दिया जाता है। या इसको यूँ कहें कि यह चुनाव करते समय अगले सबसे वांछनीय विकल्प की मात्रा को, मूल्य को छोड़ने की लागत को निर्धारित करता है। अवसर लागत निर्णय लेने में निहित समझौताकारी समन्वय पर प्रकाश डालती है एवं विभिन्न आर्थिक और व्यक्तिगत स्थितियों के संसाधनों के आवंटन को समझने में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो जरा इसको हम लोग सिंपल भाषा में समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हम 2 चीज़ें उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए आलू उत्पादन कर रहे हैं और ठीक इसी समय हमको क्या उत्पादन करना है, एक हमारे पास खेत है या एक किसान है जो आलू उत्पादन कर सकता है,
या फिर क्या उत्पादन कर सकता है, इसकी जगह क्या ले लें, गन्ना ले लेते हैं। ठीक है, या तो आलू उत्पादन करेगा या गन्ना उत्पादन करेगा। अब किसान क्या कर सकता है, ठीक है, किसान के पास जो खेत है उसमें आलू उत्पादन करेगा या गन्ना उत्पादन। तो अब मान लीजिए वह आलू को ज़्यादा चाहता है कि हमको आलू का उत्पादन ज़्यादा हो, उस साल जो है आलू का रेट अच्छा हो गया, तो वो आलू उत्पादन अत्यधिक मात्रा में करेगा। अत्यधिक मात्रा में करेगा तो गन्ने उत्पादन के लिए क्या करेगा, ऑलरेडी कम हो जाएगा उसके पास स्पेस। ठीक है, या जो संसाधन है उसके पास उपलब्ध होगा वो गन्ना के लिए कम मिलेगा, आलू के लिए अत्यधिक मिलेगा। क्योंकि किसान आलू अधिक चाहता है तो गन्ना को कम करना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो यही अवसर लागत है। तो ये क्या है कि इसमें एक कमोडिटी की मात्रा को हम जैसे बढ़ाते हैं, एक कमोडिटी की मात्रा को जैसे ही बढ़ाते हैं तो उसमें दूसरा कमोडिटी क्या हो जाता है, वह कम हो जाती है। ठीक है, तो इसी को हम लोग अवसर लागत कहते हैं कि वहाँ तो हमारा गन्ना का जो लागत था वो कम हो गया, तो ये अवसर लागत है। ठीक है, और आलू का लागत बढ़ गया तो ये अवसर लागत हो गया। ठीक है, तो इसी तरह 71 में देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के वास्तविक लागत, तो ये तो होगा ही नहीं, जो वास्तविक लागत होगा वो तो उत्पादन मूल्य हो जाएगा उसका पूरा का पूरा। किसी आर्थिक निर्णय की वित्तीय लागत, और पूरा का पूरा जो वित्तीय लागत ये भी नहीं होगा। ठीक है, चुनाव करते समय वांछनीय विकल्प की मात्रा के मूल्य को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, मतलब आपको यदि आलू उपजाना है या गन्ना उपजाना है तो उसमें आपका जो मूल्य लग रहा है उसको क्या करते हैं, जो चाहिए उसको विकल्प को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो बचता है उसको अवसर लागत के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी में कह रहा है कि किसी व्यावसायिक उद्यम में किया गया कुल व्यय, तो ये भी तो नहीं है, ये कुल लागत हो गया। ठीक है, तो 71 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। 72 में देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए, उपभोक्ता का आय, स्थानापन्न का मूल्य, पसंद और प्राथमिकताएं, सरकारी नीतियाँ, जनसांख्यिकी। तो हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि इसमें कितने कारक वस्तुओं और सेवाओं की मांग को प्रभावित करता है, किसको, मांग को प्रभावित करता है। तो अब जरा हम लोग बात करें यदि मांग को प्रभावित करने की, तो कह रहा है कि उपभोक्ता का आय जो है वो मांग को प्रभावित कर सकता है, तो कर सकता है। कंज्यूमर के पास यदि पैसे होंगे तो वो क्या करेंगे, चीज़ों की डिमांड क्रिएट करेगा मार्केट में, बाजार में। ठीक है, तो उपभोक्ता का आय मांग पर असर डालता है, तो ये कथन तो हो जाएगा। स्थानापन्न का मूल्य, स्थानापन्न का मूल्य का मतलब होगा कि एक वस्तु के बदले में आपको किसी दूसरे वस्तु की अधिक चाहत है, तो उसमें जो मूल्य आपको खर्च किया जा रहा है उस मूल्य पे आपको वस्तु की मांग को प्रभावित कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं उसको भी आगे। पहले हम लोग देखते पसंद और प्राथमिकताएं, तो पसंद और प्राथमिकता के आधार पर मांग को प्रभावित की जा सकती है। मान लीजिए अब बाज़ार की पसंद ही है कि एक तरह का कोई खास सामान चाहिए तो उसको क्या होनी चाहिए, और प्राथमिकता यदि बाज़ार उसी वस्तु को देती है तो वहाँ पर अधिक जो है क्या होगी, मांग क्रिएट होंगी। ठीक है, सरकारी नीतियाँ ये भी मांग को प्रभावित करती है। ठीक है, जनसंख्या, आपके पास कितनी जनसंख्या है इस पर भी मांग डिपेंड करती है। ठीक है, तो 4 कथन तो सही हो गए। दूसरा जो हमारा स्थानापन्न का मूल्य है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा स्थानापन्न का मूल्य, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये होगा। अब इसको समझते हैं, जैसे हमारे पास क्या था, आलू या गन्ना था, है ना। तो आलू या गन्ना है, या फिर चलिए हम इसको, ये दोनों क्रॉप फसल है तो हैं, सॉरी कैश क्रॉप तो हैं, हम लोग ले लेते हैं किसको, कपास या गन्ना को ले लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो अब मान लीजिए कपास का मूल्य यदि मार्केट में बढ़ गया है, तो मूल्य बढ़ने के मतलब है तो हम क्या करेंगे, कपास उत्पादन करने की अधिक कोशिश करेंगे। तो यदि कपास का उत्पादन अधिक हो रहा है तो किसके कारण से हो रहा है, मांग को प्रभावित किया। कि मांग यदि अधिक है बाज़ार में कपास का, या फिर मान लीजिए गन्ना का मांग अधिक है, ठीक है, अचानक से चीनी का शॉर्टेज पड़ गया है, गन्ना की मांग बढ़ गई है, तो हम गन्ना उत्पादन पर ध्यान देंगे, तो गन्ना का उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसके मूल्य पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मांग बढ़ेगी तो कमोडिटी का मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो स्थानापन्न का मूल्य यही होता है। ठीक है, कि एक वस्तु के बदले यदि दूसरे वस्तु की डिमांड ज़्यादा हो जाना, मांग अधिक हो जाना, ठीक है, या मूल्य अधिक हो जाता है उस चीज़ के कारण, तो ये क्या हो जाएगा, इसके डी उत्तर हो जाएंगे सभी के सभी। ठीक है, जरा हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या है। तो कह रहा कि तो वस्तु का मूल्य मांग के नियम के अनुसार बाकी सब समान होने पर जैसे जैसे किसी वस्तु का सेवा या मूल्य घटता है मांग की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, आय सामान्य वस्तुएं, आय सामान्य वस्तुएं क्या होती है कि जब किसी वस्तु या जिनकी उपभोक्ता आय बढ़ने पर मांग बढ़ाती है। ठीक है, जैसे जो लग्जरियस चीज़ होती है वो आय बढ़ने पर उसकी मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है,
स्थानापन्न में क्या होता है, किसी वस्तु की मांग उसके स्थानापन्न के मूल्य से प्रभावित हो सकती है। जब किसी स्थानापन्न के मूल्य में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग क्या हो जाए, बढ़ सकती है। ठीक है, तो मूल्य यदि बढ़ा दिया जाएगा, मान लीजिए यदि कपास का मूल्य बढ़ जाती है तो उसकी क्या हो जाती है, मांग भी बढ़ सकती है। पूरक वस्तुओं का मूल्य वस्तुओं के उपभोग आधारित जो है क्या है, अवसर को साथ एक किया जाता है। जब एक पूरक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरे की मांग घट सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से सरकारी नीतियाँ, जनसंख्या, उपभोक्ता और पसंद, ठीक है, तो इससे मांग क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। जनसंख्या ज़्यादा होगा तो आपके पास मांग ज़्यादा, सरकार की नीति अच्छी होगी तो मांग अच्छी क्रिएट होंगी। ठीक है, 73 पे बात करते हैं अब। इसमें कह रहा है कि विदेश व्यापार नीति FTP जो है हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। FTP के तहत वर्ष 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए $10 ट्रिलियन के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए कितने ट्रिलियन, तो $10 ट्रिलियन के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि FTP ने निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर घोषित किए। निर्यात दायित्व में चूक के एक मुश्त निपटान के लिए एक माफी योजना, विशेष वोस्ट्रो खाते के माध्यम से रुपये की प्राप्ति के लिए FTP लाभ को बढ़ाया गया है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग FTP 23 की नीति की। तो देखिए FTP 23 में क्या हुआ था, इसको 2030 तक के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए कितने $2 ट्रिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, और यहाँ कितने करा, $10 ट्रिलियन, तो ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, $2 ट्रिलियन का लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। FTP ने निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर घोषित किए हैं। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। FTP ने जो है एक मुश्त निपटान के लिए माफी योजना, ई-कॉमर्स निर्यात पर जोर देने के लिए रुपये में भुगतान किए जाने वाले प्रोत्साहन केंद्र जो वोस्ट्रो, ठीक है ना, उत्तरदायित्व में चूक एक मुश्त निपटान के लिए एक माफी योजना की तैयार की है और वोस्ट्रो खाते के माध्यम से रुपये में प्राप्ति के लिए FTP को बढ़ाया गया है। तो ये कथन भी सही हो जाएगा, तो 3 और 4 सही है। ठीक है, और अग्रिम प्राधिकरण, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण DFIA जैसे शुल्क छूट की योजनाएं जारी रहेंगी। निर्यात उत्कृष्टता के 4 नए शहर परिधान के लिए फरीदाबाद, हस्तशिल्प के लिए मुरादाबाद, हस्तनिर्मित कालीन के लिए मिर्जापुर एवं हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए वाराणसी घोषित किए गए हैं। अतः दूसरा कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। हरित प्रौद्योगिकी उत्पाद अब निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुओं EPCG योजना के तहत कम निर्यात दायित्व आवश्यकताओं के हेतु पात्र होंगे। विशेष रसायन, जैवीय सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी के तहत दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं के निर्यात की नीति को व्यापार नीति में क्या होगा, एक स्थान पर समेकित किया जाएगा। ठीक है, तो मिर्जापुर को इसमें बनाया गया है, वाराणसी को घोषित किया गया। ठीक है, और हस्तनिर्मित कालीन के लिए किसको, तो मिर्जापुर को लिया गया है। ठीक है, हस्तशिल्प के लिए मुरादाबाद और परिधान के लिए किसको, फरीदाबाद। ठीक है, तो ये 4 शहर घोषित किए गए हैं। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, उत्कृष्टता वाले शहर घोषित किए गए हैं। अब आते हैं हम लोग 74 पे। बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इतना कथन तो सही है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो अन्य सभी ग्रहों की तुलना में 2 गुने से भी अधिक विशाल है। तो ये कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके वातावरण में जल उपस्थित नहीं है, तो ये गलत है। इसके वातावरण में जल की उपस्थिति का पता चला है। ठीक है, अमोनिया बर्फ से बना है, जबकि मध्य परत इसका क्या है, अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड क्रिस्टल से बनी है। सबसे भीतरी परत जल, बर्फ और वाष्प से बनी हो सकती है। नासा के जूनो मिशन के अनुसार बृहस्पति के वायुमंडल में जल विद्यमान है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। नासा ने ग्रह और उसके चंद्रमाओं की खोज के लिए जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी कि जूस मिशन शुरू किया है। तो ये कथन क्या है, सही है। ठीक है, नासा ने जो है जूस मिशन नासा ने शुरू किया है। ये कथन गलत हो जाएगा। नासा ने शुरू, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने शुरू की है। ठीक है, ESA जो है ये जूस मिशन शुरू की है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी क्या जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जो सुदूर संवेदन भूभौतिकी और रासायनिक उपकरणों के समुच्चय के साथ विशाल गैस ग्रह और उसके 3 बड़े महासागरीय चंद्रमाओं गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा का विस्तृत अवलोकन करेगा। ठीक है, तो ESA जो है करता है। तो ये कथन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो कितने कथन सही हैं इसमें, तो केवल एक कथन सही है।
75 पे कहता है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फेम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह योजना कह रहा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इस योजना से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों को न्यूनीकृत करने में सहायता मिलेगी। तो इस योजना को कह रहा है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ये कथन जो है वह गलत है। इस योजना को जो है 2005-15 में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जो शुरू किया गया, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण यानी कि फेम इंडिया के रूप में इसको शुरू किया गया था, रूपरेखा तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगी। इसको भारी उद्योग मंत्रालय ने शुरू किया है। कह रहे इस योजना से वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों को न्यूनीकृत करने में सहायता मिलेगी। तो ये कथन सही है। इस योजना से जो है वायु प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसों को न्यूनीकृत करने में सहायता मिलेगी। तो केवल 2 इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 76 की बात करते हैं। कह रहा है कि बजट में पूंजीगत व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या, किसके संदर्भ में? तो पूंजीगत व्यय के संदर्भ में। कह रहा है इसके परिणामस्वरूप वित्तीय दायित्वों में कमी आती है। इसमें सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी शामिल है। तो पूंजीगत व्यय कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या शामिल है? ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है कह रहा है कि क्या क्या शामिल है। ठीक है, तो जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट का बजट होता है, उसको 2 हिस्सा में बांट देते हैं। एक तो रेवेन्यू बजट हो जाता है, एक कैपिटल बजट हो जाता है। रेवेन्यू बजट वो होता है जिसमें सरकार के खर्च और प्राप्ति जो होती है उसमें इनकम से संबंधित, उसको हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, और कैपिटल वो होती है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया जा रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदा बेचा जा रहा है, तो वहाँ पर हमारा कैपिटल हो गया, वो पूंजीगत हो गया। जिसमें हमारा क्या एसेट क्रिएट होता है वो कैपिटल हो गया, जिसमें एसेट क्रिएट नहीं होता है वो क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। ठीक है, याद रखिए, जिसमें एसेट क्रिएट होता है मतलब परिसंपत्ति क्रिएट होती है आपकी, तो वो कैपिटल हो जाएगा। तो रेवेन्यू बजट भी को 2 हिस्सा में देख लेते हैं। तो रेवेन्यू बजट में क्या होगी, हमारा जो रेवेन्यू रिसिप्ट होगी यानी कि रेवेन्यू कितना मिल रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगी यानी कि कितना हम रेवेन्यू खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में हमारा कहाँ कहाँ से आती है, तो एक टैक्स रेवेन्यू आती है और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू आती है। टैक्स रेवेन्यू कैसे कैसे आती है, तो टैक्स रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से आती है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स को हटा करके अब क्या कर दिए हैं, जीएसटी लगा दिए हैं, डायरेक्ट टैक्स एज इट इज़ है। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो कैपिटल बजट में क्या क्या, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती है। ठीक है, तो पहला कथन इसमें कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय दायित्व में कमी आती है। तो ये कथन तो सही है। देखिए पूंजीगत व्यय सरकार के वे व्यय है जिनके परिणाम स्वरूप भौतिक अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का क्या होता है, सृजन होता है। तो सरकार के परिसंपत्ति का सृजन होता है तो उससे क्या होगा, वित्तीय दायित्व में कमी आएगी, सृजन होगा। जैसे मान लीजिए सरकार ने रेलवे बनाया तो रेलवे इनकम करती है, तो अब सरकार को हमेशा खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है रेलवे के। रेलवे जो इनकम करेगी कमाएगी उसी के तहत क्या होगा, रेलवे को चलाया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, एसेट क्रिएट हुई ना। तो ये जो एक्सपेंडिचर सरकार ने पहले की उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। ठीक है, तो पहला कथन सही हो जाएगा। इसमें सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी शामिल है। तो देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो है ऋण ब्याज संबंधी शामिल नहीं होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि उससे एसेट क्रिएट नहीं होती है। ब्याज देने से आपको एसेट क्रिएट नहीं होती, ये लायबिलिटीज है आपकी। ठीक है, इसमें ऋण और अग्रिम संबंधी ब्यायों को शामिल किया जाता है। किसमें, ऋण और अग्रिम ब्याय। ठीक है, राजस्व ब्याज जो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। केंद्र सरकार का भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो ये रेवेन्यू का मामला है, ये कैपिटल का मामला नहीं है। ठीक है, राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों और राज्य दलों को प्रदत्त अनुदानों आदि पर क्या किए गए व्यय से होता है। तो दूसरा कथन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो केवल एक कथन इसमें सही है। अब हम लोग 77 की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है प्रभावी राजस्व घाटे के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसके संबंध में कह रहा है, प्रभावी राजस्व घाटे। राजस्व घाटे का मतलब रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, इस पर बात करना है। तो पहला कथन कह रहा है कि यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राजस्व घाटे और अनुदान के मध्य का अंतर है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि राजस्व घाटा होता क्या है। तो देखिए राजस्व घाटा यह राजस्व प्राप्ति सरकार का जो राजस्व
व्यय की अधिकता को संदर्भित करता है। तो घाटा का मतलब क्या होगा कि सरकार ने कितना खर्च किया और कितना मिला, उसका अंतर क्या है। ठीक है, तो राजस्व घाटा का मतलब हुआ कि सरकार का कितना इनकम है और सरकार का कितना खर्च है, उसका अंतर। ठीक, तो जैसे राजस्व व्यय यदि खर्च अधिक है और प्राप्ति कम है, खर्च क्या है अधिक है और प्राप्ति मतलब सरकार की इनकम कम है, तो घाटा होगा। और यदि प्राप्ति ज़्यादा होगी और राजस्व का व्यय जो है खर्च कम होगी तो क्या हो जाएगा, लाभ होगा। तो सरकार अभी राजस्व घाटा में चल रही है और सरकार की प्राप्ति क्या है, कम है और खर्च ज़्यादा है। ठीक है, प्राथमिक घाटा किसको कहते हैं, तो प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान को छोड़ करके जो राजकोषीय घाटे का समान होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, मतलब आपके जो घाटा हो रही है उसमें ब्याज भुगतान को छोड़ दीजिए, तब जो घाटा बचा है वो उसको प्राइमरी डेफिसिट कहेंगे आपको, और उसको हम लोग प्राथमिक घाटा कहेंगे। यह सरकार की व्यय आवश्यकताओं और इसकी प्राप्तियों के मध्य अंतर को इंगित करता है। ठीक है ना, विगत वर्षों के दौरान लिए गए ऋणों पर ब्याज भुगतान हेतु किए गए व्यय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। मतलब ब्याज के भुगतान को हम लोग ध्यान में नहीं रखते तो वो प्राथमिक घाटा होता है। मतलब कुल राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को हटा देंगे, तो राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को यदि घटा देते हैं तो हमारा जो बचता है वो क्या है, हमारा प्राथमिक उत्पाद है। ठीक है, वो हमारा क्या है, प्राथमिक घाटा है, उत्पाद नहीं सॉरी घाटा। तो प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा होता है कि पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राजस्व घाटे और अनुदान के मध्य का अंतर, कि आपके पास कितना राजस्व घाटा है और आपने कितना सब्सिडी दिया है, कितना अनुदान दिया है, इसके बीच का जो अंतर है उसी को हम लोग प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरे कथन में कह रहा है कि सार्वजनिक व्यय संबंधी प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा नरसिंघम समिति द्वारा सुझाई गई है। सार्वजनिक व्यय संबंधी प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा किस समिति के द्वारा, तो नरसिंघम समिति के द्वारा कह रहा है सुझाई गई है। ठीक है, तो देखिए इसमें रंगराजन समिति के द्वारा जो है वह सुझाई गई है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो प्रभावी राजस्व घाटे की अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वह रंगराजन समिति के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नरसिंघम समिति जो है वित्तीय क्षेत्र में हुए सुधारों से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो वित्तीय क्षेत्र में हुए सुधारों से संबंधित कौन सी समिति, नरसिंघम समिति है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सही है, तो केवल एक कथन सही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 78 की। 78 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कह रहा प्रत्येक स्तर पर प्रयोज्य आय में वृद्धि। ठीक है, प्रयोज्य आय में वृद्धि का क्या मतलब होता है कि आपका जितना अनुमानित आय है उसमें आपको प्रत्येक स्तर पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ये कथन, इसके बाद कह रहा है कि उपभोग में वृद्धि, जो कंज्यूम कर रहे हैं हम, जो चीज़ों का उपभोग कर रहा है कंज्यूमर, उसमें वृद्धि हो रहा है, तो इससे अर्थव्यवस्था में उत्पादन में वृद्धि होगा। तो ये भी कथन जो है तीनों क्या है, रिलेटेड है। तो कह रहा है कितने किसी देश की कर दर को कम करने के परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, तो टैक्स को यदि कम किया जा रहा है तो ये कितने परिणाम हो सकते हैं, तो देखिए प्रयोज्य आय में वृद्धि हो सकती है। यदि मान लीजिए हम टैक्स को कम करते हैं, सरकार यदि टैक्स कम करती है तो क्या होगा, जो टैक्स की कमी हो रही थी, जो लूज थी, जो टैक्स की लोच थी, वो कम हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा लोग टैक्स भरेगा, और ज़्यादा लोग टैक्स भरेगा तो उससे क्या होगा, सरकार की इनकम बढ़ेगी। ठीक है, तो प्रयोज्य आय में क्या हो सकती है, प्रत्येक स्तर पर वृद्धि हो सकती है। ज़्यादा टैक्स में भरेगी, ज़्यादा टैक्स अब सरकार को कम मिलेगा। जब ज़्यादा लोग कंज्यूम भी कर सकते हैं तो कंज्यूम में भी क्या होगा, कंज्यूमर में वृद्धि, क्योंकि लोगों के पास पैसे बचेंगे। अब कम टैक्स देने होंगे तो लोगों के पास पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो वो क्या करेंगे, मार्केट में उसको यूज़ करेंगे, इकोनॉमी में बूस्ट होगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था के उत्पादन में क्या होगा, तो मांग क्रिएट होगा ना, ज़्यादा लोगों के पास पैसे आएंगे तो मांग क्रिएट होगा, तो क्या होगा, पैसा लोगों के पास उत्पादन में, अर्थव्यवस्था के उत्पादन में क्या होगा, वृद्धि होगी। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा सभी सही। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे लिखा गया है। अब आते हैं हम लोग 79 पे। कह रहे रिकार्डो समतुल्यता अर्थशास्त्र में एक अवधारणा है जिसके अनुसार, तो रिकार्डो समतुल्यता अर्थशास्त्र क्या है, तो कह रहे रिकार्डो समतुल्यता अर्थशास्त्र एक आर्थिक सिद्धांत है जिसके अनुसार जब सरकार करों को कम करती है और उन व्यय को बढ़ाती है जिनमें उसे घाटा होता है, तो व्यक्ति अपना उपभोग बढ़ाने के बजाय अतिरिक्त प्रयोज्य आय की बचत करने में इच्छुक हो जाता है। तो सरकार कह रहा है कि मान लीजिए टैक्स को कम किया, ठीक है,
तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है कहता है कि जब भी कर कम किया जाता है तो उपभोक्ता क्या करता है, अपने कर का बचत करने लगता है और मार्केट में खर्च कम करता है, खर्च कम कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि आज कर कम हुआ है, भविष्य में जो है कर बढ़ जाएगा तो हमें ये देना होगा, चुकता करना होगा। ठीक है, तो उपभोक्ता क्या करता है, उच्च घाटे के दौरान जो है अधिक बचत करने लगता है। ठीक है, तो जो रिकार्डो समतुल्यता का सिद्धांत है, समतुल्यता का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको कहा जाता है कि करारोपण और ऋण ग्रहण ब्याज के लिए क्या होता है, समतुल्य वित्त का साधन है। ठीक है, जब सरकार ऋण लेकर ब्याज में वृद्धि करती है, जिस ऋण का भुगतान भविष्य में करों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना, तो अर्थव्यवस्था पर इसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा जैसा कि आज कर में वृद्धि के द्वारा वित्त की व्यवस्था करके सरकारी व्यय में वृद्धि करने से पड़ता है। ठीक है, 80 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यदि सभी देशों की वास्तविक विनिमय दर एक हो जाए तो बाजार में सभी मुद्राओं की क्रय शक्ति समान हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है कि यदि सभी देशों की वास्तविक विनिमय दर एक समान हो जाए तो सभी मुद्राओं की क्रय शक्ति एक समान हो जाएगी। तो ये कथन सही है। ठीक है, तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि सभी देशों में वास्तविक विनिमय दर एक हो जाएगा तो बाजार में जो मुद्राओं की क्रय शक्ति है वो समान हो जाएगा, क्योंकि भाई आपको $1 में मिल रहा है कोई भी चीज़, ठीक है, या ₹1 में मिल रहा है कोई भी चीज़, तो दोनों यदि बराबर हो जाता है विनिमय दर, $1 में आपको ₹1 मिल रहा है या ₹1 में आपको $1 मिल रहा है, तो मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगी, समान हो गई। ठीक है, तो आप डॉलर के बदले में रुपये दे सकते हैं, रुपये के बदले में डॉलर दे सकते हैं। ठीक है, और कितने, तो समान मात्रा में दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि वास्तविक विनिमय दर को अमूमन किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के माप के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये कथन भी क्या है, सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का मतलब होता है कि आपका जो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव है उनका मेजरमेंट, उनका जो स्टैंडर्ड है उसके रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब जैसे देखिए कि डॉलर है ना, और मान लीजिए डॉलर यदि महंगा है तो हम जो निर्यात करेंगे वो हमको क्या पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डॉलर आएगा। लेकिन यदि मान लीजिए, ठीक है, लेकिन रुपया यदि सस्ता है तो हम जो आयात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको डॉलर चुकता करना पड़ेगा जो कि हमारे लिए महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जैसे RER है जो वास्तविक विनिमय दर होता है, विभिन्न मुद्राओं की सापेक्ष क्या होता है, क्रय शक्ति का एक माप होता है कि जब RER एक समतुल्य हो जाता है तो इसका अर्थ है कि विभिन्न देशों की मुद्राएं इस रूप में समायोजित हो गई हैं कि उनकी क्रय शक्ति समान हो गई है। ठीक है, दूसरे शब्द में यदि देखें तो विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक लागत क्या होगी, समान होगी। केवल मुद्रा विनिमय दरों के आधार पर एक देश से दूसरे देश में खरीदारी करने में कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, 81 नंबर देखते हैं। तो इसमें और कुछ खास नहीं है, कह रहा है एक उच्च RER इंगित करता है कि किसी देश की वस्तुएं और सेवाएं विदेशी खरीदारों के लिए अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान होती है। ठीक है, इसलिए RER का उपयोग क्या किया जाता है, तो व्यापार में किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के रूप में किया जाता है। ठीक है, 81 में कह रहा है कि, इसको हटा दे रहे हैं, अदायगी संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, पूंजी खाता में सभी अंतर्राष्ट्रीय खरीद को दर्ज किया जाता है, सही है, तो पूंजी खाता में सभी अंतर्राष्ट्रीय खरीद को दर्ज किया जाता है, किंतु परिसंपत्तियों की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री चालू खाते में दर्ज की जाती है। कह रहा है कि जो आप खरीद करते हैं अंतर्राष्ट्रीय उसको पूंजी खाता में दर्ज किया जाएगा, और जो बेचते हैं उसको किस में, तो चालू खाता में, करंट अकाउंट में दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जो अदायगी संतुलन होता है, भुगतान संतुलन कहते हैं उसको, उसमें पूंजी खाता मुख्य रूप से पूंजी के हस्तांतरण और गैर उत्पादित यानी कि गैर वित्तीय संपत्तियों के अधिग्रहण या निपटान को रिकॉर्ड करता है। परिसंपत्तियों की बिक्री जैसे कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI या पोर्टफोलियो FPI आमतौर पर वित्तीय खाते में दर्ज की जाती हैं, चालू खाते में नहीं। ठीक है, तो सभी तो नहीं की जाती है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि अंतरण अदायगी ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो किसी देश के निवासियों को निःशुल्क प्राप्त होती हैं। ठीक है, अंतरण अदायगी का मतलब होता है कि किसी देश के निवासियों को निःशुल्क प्राप्त होती हैं। ठीक है ना, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट चालू खाते में अंतरण अदायगी किसी देश के निवासियों को प्राप्त अप्रयुक्त प्राप्तियों को इंगित करती हैं। इसके बदले में उन्हें वर्तमान में अथवा
भविष्य में कोई अदायगी नहीं करनी पड़ती है। जैसे इसमें जो है विदेशी श्रमिकों से प्रेषित धन है, ठीक है, विदेशी सहायता या उपहार शामिल होती हैं, उसको अंतरण अदायगी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि भारतीय बहुत बड़ी डायस्पोरा जो है भारत की, वह विदेशों में रहती है, अमेरिका, यूएसए, यूएई, सऊदी अरब, तो इन सब देशों में, यूके, इन सब देशों में जो बहुत डायस्पोरा रहती है, भारतीय डायस्पोरा, वो अपने गांव, अपने घर, अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के पास क्या करती होगी, पैसे भेजती होंगी, उन्हीं को रिमिटेंस कहते हैं, अदायगी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो अंतरण अदायगी होती है उस पर क्या करते हैं, जो वहाँ से मान लीजिए डॉलर कमा रहे हैं, वो तो डॉलर भेज रहे हैं भारत में, इंडिया में, तो इंडिया में जो ये डॉलर आ रहा है, ठीक है ना, उस डॉलर पे क्या करता है, उस पर कोई भी हमको चुकता नहीं करनी पड़ती, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो वस्तुओं के आयात तथा निर्यात संतुलन को व्यापार संतुलन कहा जाता है, तो ये कथन तो सही है ही। व्यापार संतुलन किसको कहा जाता है, तो वस्तुओं के आयात तथा निर्यात को, ठीक है। तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 82 पे। क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अदायगी संतुलन की स्थिति में राष्ट्रीय विनिमय स्वतंत्र रूप से होता है। जो अदायगी संतुलन है उसकी स्थिति में कह रहा है कि राष्ट्रीय जो विनिमय है, जो एक्सचेंज है, वह स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। तो ये कथन क्या है, सही हो जाएगा। जो अभी जो राष्ट्रीय विनिमय चल रहा है वो फ्री चल रहा है, स्वतंत्र रूप से चल रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि समायोजित समव्यवहार इस बात से निर्धारित होते हैं कि अदायगी संतुलन अधिशेष में है अथवा घाटे में है, ठीक है। तो समायोजित समव्यवहार का मतलब क्या होता है, अंग्रेजी देख लेते हैं थोड़ा इसका, इतनी शुद्ध हिंदी है कि एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है, आर डिटरमाइंड बाय वेदर द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज इन सरप्लस और डेफिसिट, ठीक है। तो एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, उसी को कहते हैं हम लोग समायोजित समव्यवहार, ठीक है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि कलेक्टिव जो हमारा पूरा का पूरा सीट है, बैलेंस सीट समझ लीजिए, तो उसका जो है उसमें पता चलता है कि हमारा जो भुगतान संतुलित है वो घाटे में है कि फायदे में, यानी कि सरप्लस में है। तो इसका दोनों कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 83 पे बात करते हैं। में कह रहा है कि राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पर एफआरबीएम अधिनियम 2003 के संदर्भ में निम्नलिखित, बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 यानी कि एफआरबीएम, ठीक है, अधिनियम 2003 के संदर्भ में विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि अधिनियम के अनुसार, यानी कि एफआरबीएम के अनुसार जो है, सरकार को राजकोषीय प्रबंधन में वर्तमान और भावी पीढ़ी के बीच समता के विचार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो राजकोषीय प्रबंधन में वर्तमान और भावी पीढ़ी के बीच समता के विचार को क्या करने की आवश्यकता है, सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एफआरबीएम में जो है वह वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एफआरबीएम एक्ट जो है 2003 लागू किया गया था। और इस अधिनियम के अनुसार सरकार को पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त करके वर्तमान और भावी पीढ़ी के बीच समता का विचार को और दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक अस्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, ठीक है। आर्थिक रूप से क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए इकोनॉमी। दूसरा कथन कह रहा है कि अधिनियम के अनुसार सरकार को अपना राजस्व घाटा समाप्त करना होगा, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अधिनियम में कहा गया है कि सरकार को धीरे धीरे अपने राजस्व घाटे को समाप्त करना होगा, ठीक है। राजस्व अधिशेष का उन्मूलन, यानी कि अधिनियम के अंतर्गत सरकार को अपने राजस्व अधिशेष को समाप्त करने की आवश्यकता है, जो कि सरकार के कुल राजस्व का उसके कुल व्यय पर का अधिक है। अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर अधिनियम सरकार पर जुर्माना लगाता है। तो ये क्या है, गलत है। अधिनियम सरकार पर कोई भी जुर्माना नहीं लगा सकती है, ठीक है। अनुपालन न करने पर सरकार पर जुर्माना नहीं लगाता है, ये गलत हो जाएगा। तो दो कथन इसमें सही है। 84 में कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के संदर्भ में विचार कीजिए। कह रहे किसी देश की बढ़ती जीडीपी उसके नागरिकों को बढ़ते कल्याण का एक निश्चित संकेत है, ठीक है। तो किसी देश की जीडीपी यदि बढ़ रही है तो क्या उस देश में नागरिकों का कल्याण बढ़ रहा है, इसका एक निश्चित पैमाना है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका निश्चित पैमाना नहीं है, ठीक है। बढ़ती जीडीपी का मतलब ये नहीं है कि उस देश में नागरिक का कल्याण भी बढ़ रहा है, ठीक है। जीडीपी का मतलब उत्पादन बढ़ रहा है, उसका
इकोनॉमी बढ़ रही है, नागरिक के सामाजिक और सोशल लेवल से उसका कोई भी अर्थ जीडीपी में नहीं है। ठीक है, किसी देश की जीडीपी सदैव विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में समान रूप से विस्तृत होती है। तो ये भी कथन क्या है, गलत है। किसी देश की जीडीपी जो है सभी आर्थिक क्षेत्रों में समान रूप से विस्तृत नहीं होती है। ठीक है, कैसे नहीं होती है ज़रा देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि किसी देश की ऐसी हो सकती है कि विनिर्माण क्षेत्र में उसकी प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन जो है जीडीपी का बहुत ही उच्च हो, लेकिन ये हो सकता है कि वहीं सेवा क्षेत्र में उसकी कम हो, इसीलिए जो है ये कथन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका डी उत्तर हो जाएगा, कोई भी इसमें सही नहीं है। तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, चाहे तो पढ़ लीजिए। ठीक है, 85 नंबर पर बात करते हैं अब। तरह मुद्रा के संचलन वेग की अवधारणा प्रतिनिधित्व करता है वह गति जिस पर केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा को मुद्रित किया जाता है। ठीक है, मुद्रा के संचलन वेग की अवधारणा प्रतिनिधित्व करता है वह गति जिस पर केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा को मुद्रित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वह दर जिस पर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विनिमय होता है। किसी देश की मुद्रा आपूर्ति की वार्षिक वृद्धि दर, किसी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में रखी धनराशि। ठीक है, तो इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि वह दर जिस पर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का विनिमय होता है उसको मुद्रा का संचलन वेग कहा जाता है। ठीक है, तो मुद्रा का संचलन वेग बराबर होता है सकल घरेलू उत्पाद बट्टा धन की आपूर्ति। ठीक है, यानी कि जीडीपी बट्टा एम। नंबर 86 देखते हैं। कह रहा है कि पहला इसमें स्टेटमेंट है कि समान रूप से जब बॉन्ड की मांग बढ़ती है तो व्युत्पन्न भी बढ़ जाता है। तो जब बॉन्ड की मांग बढ़ेगी तो कह रहा है व्युत्पन्न भी बढ़ जाता है। तो कथन सही है, तो ये कथन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है ना, पहला कथन सही नहीं। जब बॉन्ड की कीमतें बढ़ती हैं तो उनके व्युत्पन्न घट जाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉन्ड पर निश्चित ब्याज भुगतान उच्च बॉन्ड मूल्य का एक छोटा प्रतिशत बनता है, इसलिए जब बॉन्ड की मांग बढ़ती है तब उनके व्युत्पन्न क्या होते हैं, घट जाते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड की व्युत्पन्न का मतलब है यील्ड, यील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कथन गलत हो गया। समान रूप से किसी बॉन्ड की कीमत बाजार की ब्याज दर से विपरीत रूप से संबंधित होती है। ठीक है, तो ये कथन सही है। कह रहा समान रूप से किसी बॉन्ड की जो कीमत है, जो बॉन्ड की कीमत होती है बाजार मूल्य से क्या होते हैं, बाजार में जो ब्याज दर है उससे विपरीत होता है। ठीक है, तो बॉन्ड की कीमत और उसकी व्युत्पन्न में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, जब बाजार की ब्याज दरें बढ़ती हैं तो नए जारी किए गए बॉन्ड निवेशक को आकर्षित करने के लिए उच्च प्रतिफल प्रदान करना पड़ता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बॉन्ड की यील्ड घट जाती है। ठीक है, तो जब बाजार की ब्याज दरों में कमी आती है उस स्थिति में उच्च निश्चित ब्याज दरों वाले मौजूदा बॉन्ड अधिक आकर्षक हो जाता है। तो बाजार की ब्याज दर कम होगी तो बॉन्ड यील्ड अधिक हो जाएगा। 87 निम्नलिखित में से किस स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है वह मौद्रिक नीति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्थिरीकरण का प्रयोग करेगा, स्थिरीकरण का प्रयोग करेगा यानी कि फिक्सेशन का। तो कब करेगा, जब भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रवाह होता है तब क्या करेगा, मौद्रिक नीति में फिक्सेशन का प्रयोग करता है। ठीक है, तो स्थिरीकरण एक मौद्रिक नीति उपकरण है, जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, सहित केंद्रीय बैंकों द्वारा घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। तो मान लीजिए फॉरेन करेंसी का यदि इफेक्ट बढ़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है भारतीय मुद्रा पर, तो उसको कम करने के लिए स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए विदेशी मुद्रा का क्रय अथवा विक्रय बेचना शामिल है। इसमें या तो क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को बेच दिया जाता है या उसका खरीदा दिया जाता है विनिमय दर को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। 88 में देखते हैं। 88 कह रहा है कि अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। किसी अंतर्देशीय मुद्रा के अभिमूल्यन से किसी देश का आयात बिल बढ़ जाएगा।
कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्देशीय मुद्रा के अभिमूल्यन से, यानी कि उसके मूल्य में गिरावट हो रही है, तो उससे कह रहा है कि उसका आयात बिल बढ़ जाएगा। तो नहीं, उसका आयात बिल नहीं बढ़ेगा, आयात बिल कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस करेंसी की वैल्यू घट रही है, तो आयात बिल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी करेंसी स्ट्रांग होगी तो हमको कम पैसे उसको पे करने होंगे। ठीक है, यदि घरेलू उत्पादों की कीमत घटेगी तो निर्यात बढ़ेगा, ये सही है। घरेलू उत्पादों की कीमत यदि कम हो जाती है तो निर्यात क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि फॉरेन को क्या मिलेगा, जो विदेशी सामान, जो विदेशों में सामान हमारा क्या होगा, सस्ते दर पर उपलब्ध होगा, और जब सस्ते दर पर उपलब्ध होगा तो क्या होगा, हमारा निर्यात बढ़ेगा, हम अधिक से अधिक निर्यात कर पाएंगे। तो केवल इसका 2 उत्तर सही होगा। ठीक है, एटी 89 की बात करते हैं अब। तो 89 में कहा जा रहा है कि किसी बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा, कह रहा बाजार में कुछ कंपनियां और कई खरीदार शामिल हैं। तो कंपनियां कुछ ही हैं लेकिन खरीदार कई शामिल हैं, तो क्या कंपटीशन होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो कंपटीशन नहीं होगी, क्योंकि सोर्स जो है, मान लीजिए बायर बहुत सारा है लेकिन आपके पास कंपनियां सिर्फ मान लीजिए ए, बी और सी है, लेकिन ख़रीदार जो है वह ए, बी, सी, डी, ई, एफ है। तो इसके पास ऑप्शन नहीं है ज़्यादा खरीदने की, ये इन्हीं तीनों में से क्या कर सकते हैं, किसी से खरीद सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ कंपटीशन नहीं है, क्योंकि सबको क्या होगा, कस्टमर मिलेगा। ठीक, प्रत्येक कंपनियां एक समरूप उत्पादों का उत्पादन और बिक्री करती हैं। ठीक है, तो यहाँ कंपटीशन बढ़ेगी। यदि सभी कंपनी एक ही जैसे उत्पाद को बेच रही है तो यहाँ कंपटीशन क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये कथन सही हो जाएगा। कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश के साथ साथ निकास भी निःशुल्क है। ठीक है, मतलब कि आप यदि मार्केट में आते हैं तो आसानी से जा भी सकते हैं, तो यहाँ भी कंपटीशन होगा, क्योंकि हर कंपनी मार्केट में आता है तो वह रहना चाहता है, जाना नहीं चाहेगा, तो इसीलिए क्या हो जाता है, ये भी सही हो जाता है। तो केवल 2 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यह प्रतिस्पर्धा एक बड़ी संख्या में कंपनियां होती हैं। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कई छोटी कंपनियां होती हैं जिनमें प्रत्येक की बाजार हिस्सेदारी नगण्य होती है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी एक कंपनी के पास बाजार के मूल्यों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, साथ ही सभी कंपनियां मूल्य लेने वाले हैं, जिसका अर्थ है कि वे दिए गए बाजार मूल्य को स्वीकार करती हैं। ठीक है, नब्बे में देखते हैं। 90 में कह रहा है कि समताप मंडल वायु विलय अंतःक्षेपण तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो समताप मंडल वायु विलय अंतःक्षेपण तकनीक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। कह रहा है पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा में हेरफेर करना। ठीक है, तो समताप मंडल वायु विलय अंतःक्षेपण तकनीक का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, कि पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले जो सूर्य के प्रकाश है उसकी मात्रा में हेरफेर करना। ठीक है, 91 की बात करते हैं। क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा विकसित एक बड़े पैमाने पर तंत्रिका नेटवर्क आधारित भाषा प्रारूप है। ठीक है, क्या चैट जीपीटी और ओपन एआई जो है उसके द्वारा विकसित क्या है, तंत्रिका नेटवर्क आधारित एक भाषा प्रारूप है। ठीक है, तो पहला कथन सही होना चाहिए। ठीक है, तो पहला कथन क्या है, सही है। यह है एक भाषा आधारित क्या है, तंत्रिका नेटवर्क आधारित जो है वह भाषा प्रारूप है। इसका उपयोग वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सामग्री निर्माण आदि में किया जा सकता है, तो ये कथन तो सही ही होगी। ठीक है ना। धर्म गार्जियन अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कड़ा विचार कीजिए। तो धर्म गार्जियन किसके साथ होती हैं। ठीक है, यह भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, तो ये कथन क्या है, सही है। भारत और जापान के बीच का 14 संस्करण जो है वह 17 फरवरी 2 से 2 मार्च के 2023 के बीच जो है हुआ था, धर्म गार्जियन अभ्यास। ठीक है, यह अभ्यास जापान और भारत के साथ जो है वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है और वर्तमान वैश्विक स्थिति की भूपृष्ठ में दोनों देशों के सामने
आने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में यह निर्णायक और महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 92 का सी उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन सही है। ठीक है, 93 में कह रहा हाथी परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा इसे वर्ष 1992 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है, तो कह रहा है इसमें 1992 में कह रहा है कि इसको केंद्रीय क्षेत्र की योजना में के रूप में शुरू किया गया था। तो ये कथन गलत हो जाएगा। इसको केंद्रीय क्षेत्र की योजना में नहीं, केंद्रीय प्रायोजित योजना, ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। सॉरी, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है 1972 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। तो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और वन्यजीवों, वनस्पतियों तथा लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अभिसमय, ठीक है, के परिशिष्ट 1 में शामिल है। एक सेकेंड, गलती हो गया, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने कंफ्यूज हो गया था पूरा का पूरा। तो इसमें 1992 ये सही है, केंद्र प्रायोजित ही सही है। ठीक है, जो पहले मैंने बोला था केंद्र प्रायोजित है तो वही सही है। ये केंद्र प्रायोजित योजना है, इसीलिए गलत है। ठीक है, तो 28 राज्यों और 28 राज्यों में से 16 राज्यों में हाथी पाए जाते हैं। इस परियोजना द्वारा जो वर्ष 1992 में एक केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। ठीक है, तो केंद्रीय प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्या होती है? तो केंद्र प्रायोजित योजना में केंद्र और राज्य दोनों में साझेदारी होती है, दोनों में वित्त पोषण का भागीदारी होती है। लेकिन केंद्रीय क्षेत्र की योजना होगा तो टोटली केंद्र सरकार का वित्त पोषण होगा। ठीक है, हाथियों और उनके आवास गलियारों की सुरक्षा के लिए, मानव पशु संघर्ष के मुद्दों को समाधान करने के लिए, बंदी हाथियों का कल्याण। तो ये कथन क्या हो जाएगी? गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश के प्रमुख हाथी आबादी वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो ये कथन क्या है? सही है। तो दूसरा कथन सही है, तो उत्तर हो जाएगा बी इसका। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। 33 हाथी अभ्यारण्य है अभी तक, नवंबर 2022 तक भारत में था। ठीक है, कहाँ कहाँ है हाथी अभ्यारण्य? ठीक है, तो उत्तराखंड में एक है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 है, एक तराई है और एक उत्तर प्रदेश है, नाम ही है उसका। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश में 2 है, एक है तराई एलिफेंट रिजर्व और एक है उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, बिहार में कोई नहीं है और ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में क्या है? मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो इस तरीके से कुल टोटल कितने हैं? 33 हैं। ठीक है, तो उसको याद रखना है, देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बढ़िया से इसको स्लाइड करके दे रहा हूँ ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि ठीक है, जो ये बराल खोल और तमोरोची पुनला है, ये किस में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी 2 है। ठीक है, उड़ीसा में 3 है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा है। पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए। ठीक है, आई होप ये सभी चला गया होगा आपके पास। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग 94 नंबर पे। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मरुस्थल दिया हुआ है और उसका स्थान दिया था। मोजावे कहाँ पे है? सिम्पसन और नामीब। ठीक है, तो कितने कथन इसमें सुमेलित हैं? ठीक है, तो मोजामे जो है वह उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, मोजामे उत्तरी अमेरिका में है, तो ये कथन सही हो जाएगा। ये पेयर जो है सही है। सिम्पसन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सिम्पसन कहाँ पे है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये गलत हो जाएगा। नामीब अफ्रीका में है, तो ये सही हो जाएगा। तो 2 युग्म जो है इसमें सही सुमेलित है। अब देखिए, मोजेवे मरुस्थल जो है दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, हालांकि मरुस्थल ज़्यादातर दक्षिण पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, यह नेवादा सियरा जो रेंज है उसी में स्थित है। ठीक है, उसके कुछ हिस्सों में, उटा के हिस्सों में स्थित है। सिम्पसन मरुस्थल मध्य ऑस्ट्रेलिया में लगभग 55,000 वर्ग मील में जो है विस्तृत हुआ है और एक निर्जन शुष्क क्षेत्र है ये। ठीक है, नामीब मरुस्थल जो है दक्षिणी अंगोला, नामीबिया और उत्तरी अफ्रीका
तक जो है वह 2000 किलोमीटर से अधिक क्या है, विस्तृत है। ठीक है, तो ये गलत है। नामीबिया में स्थित है, तो ये अफ्रीका में है, तो यहाँ से आप याद भी रख सकते हैं। 95 की बात करते हैं अब। तो इसमें कह रहा है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, रोगाणुरोधी प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यह संक्रमण के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली रोगाणुरोधी दवाओं के खिलाफ किसी भी सूक्ष्मजीव द्वारा प्राप्त प्रतिरोध है। ठीक है, यह कह रहा है संक्रमण के उपचार हेतु उपयोग की जाने वाली रोगाणुरोधी दवाओं के खिलाफ किसी भी सूक्ष्मजीव द्वारा प्राप्त प्रतिरोध है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, सही। रोगाणुरोधी प्रतिरोध क्या है, AMR। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो बॉडी में उत्पन्न हो जाती है। ये क्या होती है, ये होती है किसी भी सूक्ष्मजीव से आपको क्या, जीवाणु, विषाणु, कवक या परजीवी द्वारा जो है रोगाणुरोधी दवाओं को, जो प्रतिजैविक हम लोग खाते हैं, उससे क्या हो जाता है, इसके खिलाफ जो है प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है बॉडी में। ठीक है, रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाता है कि वो दवा जो है अब कार्य नहीं करती है। ठीक है, तो प्राप्त प्रतिरोध है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहे रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को सुपर बग कहा जाता है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, उसको सुपर बग कहा जाता है। ठीक है, तो रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्मजीवों को कभी कभी क्या बोला जाता है, सुपर बग कहा जाता है। तो WHO ने AMR को क्या है, शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक घोषित किया है। AMR के संक्रमण के सबसे सामान्य कारण निम्नलिखित है, जैसे औषध निर्माण स्थलों के आसपास संदूषण, जहां अनौपचारिक अपशिष्ट पर्यावरण में बड़ी मात्रा में सक्रिय रोगाणुरोधियों को उत्सर्जित करता है। कई कारकों ने विश्व भर में AMR के खतरों को बढ़ा दिया है, जिसमें मनुष्यों, पशुधन और कृषि में दवाओं के अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग के साथ ही साफ जल, साफ सफाई और स्वच्छता तक खराब पहुंच शामिल है। ठीक है, तो 95 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब इसका सी उत्तर हो जाएगा, दोनों कथन सही है इसमें। अब आते हैं हम लोग 96 पे, अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। ठीक है, तो ये कथन सही है, वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। तो लाला लाजपत राय जो है सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, जिन्हें पंजाब केसरी या पंजाब का शेर भी कहा जाता है। वे स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर लाहौर में आर्य समाज में शामिल हो गए थे। ठीक है, उन्होंने द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन पुस्तक लिखी, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन पुस्तक लिखी। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उन्होंने जो है ठीक है, उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म के आदर्शवाद, राष्ट्रवाद के साथ मिलकर पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना की जा सकती है। बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने चरमपंथी नेताओं की एक तिकड़ी यानी कि लाल बाल पाल बनाई। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC में शामिल हो गई और पंजाब में उन्होंने कई राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया। राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लेने के कारण उन्हें 1907 में बर्मा भेज दिया गया था, लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में कुछ महीनों बाद ही वो वापस लौट आए। वर्ष 1917 में न्यूयॉर्क में अमेरिका के होम रूल लीग की स्थापना की। वह अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। वर्ष 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने से इनकार करते हुए विधानसभा में एक प्रस्ताव रखा, क्योंकि आयोग में किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, हिसार बार काउंसिल, हिसार आर्य समाज, हिसार कांग्रेस, राष्ट्रीय DAV प्रबंध समिति जैसे कई संस्थानों और संगठनों की स्थापना की। आर्य गजट के संपादक थे, जिसकी स्थापना उन्होंने की थी। वह वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक के सह संस्थापक भी थे। ठीक है, वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना की थी। साहित्य कृतियाँ उनकी है कि द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन, यंग इंडिया, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया, आर्य समाज, इन सब का उन्होंने लिखा था। तो दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। 97 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने लोगों को संगठित करने के लिए गांधीवादी तकनीक का प्रयोग किया। ठीक है, तो लोगों को संगठित करने के लिए गांधीवादी तकनीक का उपयोग किया, वह किस नेता ने किया। तो नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन, चे ग्वेरा, व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। ठीक है, अब्राहम लिंकन नहीं। अंठानवे बात करते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यूलू उद्घोषणा, भाषा संगम, नमत बसई, अमा घर कितनी पहल भाषाओं की सुरक्षा के लिए, कितनी पहल जो है वह भाषाओं की सुरक्षा के लिए है। ठीक है, तो गांधी जी का इसमें कुछ दिया हुआ है। उनसे जो संगठित करने में गांधी तकनीक को, राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला,
म्यांमार में आंग सान सू की जैसे लोगों के नेतृत्व में विश्व भर में कई उत्पीड़ित समाजों द्वारा सफलतापूर्वक अपनाया गया। ठीक है, तो इसमें सभी चार जो है वो 21 फरवरी 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर यह पता चला कि आधुनिकीकरण एवं वैश्वीकरण विशेष रूप से शिक्षा की कमी के कारण भारत अपनी कई भाषाओं को खो रहा है। ठीक है, वर्ष 2023 का विषयी बहुभाषी शिक्षा को रूपांतरित करने की आवश्यकता ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 और वर्ष 2032 के मध्य की अवधि को स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में नामित किया है। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। वर्ष 2018 में चांगसा चीन में यूनेस्को द्वारा की गई यूलू उद्घोषणा भाषाई संसाधनों और विविधता की रक्षा के लिए विश्व भर के देशों और क्षेत्रों के प्रयास का मार्गदर्शन करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। ठीक है, भाषा संगम, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली का प्रयोग, ये सब क्या है, भाषा को सुरक्षित रहने के लिए पहल की जा रही है। ठीक है, राज्य स्तरीय पहले जो है उसमें उड़ीसा सरकार ने है जो आमा घर कार्यक्रम शुरू किया है जो जनजातीय समुदाय के बच्चों को जनजातीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा केरल राज्य सरकार की नमथ बसई ठीक है पहल जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषाओं को अपनाकर शिक्षित करने में काफ़ी प्रभावी साबित हुई है। ठीक है, तो ये चारों का चारों क्या है, सही है। यूलू, भाषा संगम, नमत बसई, अमाघर। अमाघर कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, नमत बसई कहाँ पे, तो केरल में। ठीक है, ये चीन में, ये भारत में तो पूरा जब मनाई जा रही है। ठीक है, 99 की बात करते हैं अब। करें निम्नलिखित पर विचार किए, कैसरे हिंद की उपाधि प्राप्तकर्ता कौन थे? तो कैसरे हिंद मिला था किसको, महात्मा गांधी को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद कविता की रचना, धरसाना सत्याग्रह का नेतृत्व करा, सरोजनी नायडू से संबंधित कौन कौन है? तो सरोजनी नायडू से संबंधित इनमें से कौन कौन है? ठीक है, तो सरोजनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, कवि और राजनीतिज्ञ थी। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद वह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्लेग महामारी के दौरान उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए सरोजनी नायडू को कैसरे हिंद से सम्मानित किया था। ठीक है, प्लेग महामारी में कार्य किया था तब उन्होंने किया था। कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित इनको भी किया था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग लिया था, तो ये कथन ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी बनी थी सरोजिनी नायडू। 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आईएनसी की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और 1928 तक वे इस पद पर रहीं। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व 1930 में भारत में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोध नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए गांधी जी ने नायडू का चयन किया था। 21 मई को सरोजनी नायडू ने बम्बई से लगभग 150 मील उत्तर में धरसाना साल्ट वर्क्स तक 2500 किलोमीटर मार्च करने वाले लोगों का नेतृत्व किया था। 2500 मार्च करने वाले लोगों का नेतृत्व किया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में सरोजनी नायडू को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया और गांधी जी के साथ 21 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन भारतीय ब्रिटिश सहयोग वर्ष 1931 ठीक है हेतु गोलमेज सम्मेलन के और निर्णायक दूसरे सम्मेलन के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गई थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी बनी। तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद नायडू को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया, जो भारत में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला बनी। साहित्यिक कृतियाँ, इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद, द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, द बर्ड ऑफ टाइम ठीक है, द ब्रोकन विंग। तो ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग लिए थे, तो ये कथन नहीं होगा। ठीक है, धरसाना सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये गलत है, ये नमक सत्याग्रह में नेतृत्व किया था 2500 लोगों को। ठीक है, तो ये गलत हो जाए, तो 3 उत्तर इसमें सही है। ठीक है, सॉरी माफ़ करिएगा, ये गलत हो जाएगा। ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ना भाग लिए थे, तो ये पहला नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, धरसाना सत्याग्रह में जो नमक सत्याग्रह के दौरान ही चला गया था, तो ये कथन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कथन इसमें सही है। अंतिम प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि नमस्ते योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कथन सही है।
यह योजना जो है वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य असुरक्षित सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई प्रथाओं को खत्म करना है। तो ये भी कथन सही है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है, नहीं ये गलत है, यह केंद्रीय छत्रक योजना है। ठीक है, तो केंद्रीय बजट 23-24 में यांत्रिकीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, नमस्ते, के लिए लगभग 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ठीक है, इसमें सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंक तथा सीवर की 100% यांत्रिक सफाई सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है। वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया गया था। तो तीसरा गलत क्या है, गलत है। ठीक है, तो 1 और 2 सही है इसमें। तो दोस्तों हम ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। इन 50 प्रश्नों का हमने कर लिया, 50 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में किया हुआ है। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए। और दोस्तों एक आग्रह है आपसे कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें भी थोड़ा भरोसा रहे कि कुछ हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।